अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट के रिलेटेड आपको पैसे दिए गए थे किस वजह से? ताकि आप क्या बना पाए? एसेट बना पाए। तो जब तक आपने एसेट नहीं बनाया था तब तक आपने उसको लायबिलिटी रखा। इसलिए लायबिलिटी रखा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको वो पैसे वापस करने पड़ जाए। तो आपने कैश को डेबिट किया था, डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट किया था। तो आपने कहा एक लायबिलिटी तो आ चुकी है, तो क्या हम बेवकूफ हैं कि दूसरी लायबिलिटी रखें या लोन को चुका दें? अच्छा, तो लोन को चुकाने का मकसद ये था ना कि लोन के ऊपर सूद आता है, डेफर्ड लायबिलिटी के ऊपर सूद। मैंने क्या किया, उस कैश को यूज करके एक रनिंग फाइनेंस को खत्म कर दिया। इससे मेरा फायदा ये हुआ कि मेरी एक लायबिलिटी कम हो गई, दूसरी लायबिलिटी आ गई। जैसे ही मैंने एसेट खत्म किया, एसेट बन गया, तो अब मैंने कहा यार दिस लायबिलिटी इज नो मोर अ लायबिलिटी, क्योंकि अब मुझे वापस नहीं करने। तो मैंने डेफर्ड ग्रांट को डेफर्ड ग्रांट में रहने दिया था या रिवर्स कर दिया था? अच्छा, पर रिवर्स करके वन टाइम इनकम बुक की थी या एसेट कम किया था? अच्छा, एसेट कम करने से एक हाई लेवल बात की थी हमने, मैंने तुम्हें सिखाया था बेसिस ऑफ कंक्लूजन। एसेट कम करने से पता है हुआ क्या था? उसकी डेप्रिसिएशन फ्यूचर में आने वाली। तो इससे फायदा ये हुआ था कि इसका बेनिफिट अगले 10 सालों में स्प्रेड हो गया था, जो कि होना भी चाहिए था, क्योंकि ये फायदा गवर्नमेंट ने किसके लिए दिया था? एसेट के लिए। तो उसका फायदा भी कितने सालों में रिकॉर्ड होगा? एसेट की लाइफ पे। बात समझ आती है? तो दिस वाज द बेसिक क्राइटेरिया जिसको हमने किया था ऑब्वियसली अपनी लास्ट क्लास में, फिर क्विज भी इसी पे ही बेस कर रहा था। चलिए जी, आज आप अपने पास हेडिंग डाल दें, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग मोर देन वन टाइम। पहली चीज, आपने स्पेसिफिक बोरिंग तो की है, बट आपने एक से ज्यादा बार की है। पहले तो ये लिखिए अपने पास, आपने स्पेसिफिक बोरिंग की है बट एक से ज्यादा बार किया। उसके आगे देखें मैंने क्या लिखा हुआ है, राइट इशू। आज की क्लास में अगर हमने ये दोनों मेजर कॉन्सेप्ट समझ लिए, बोरिंग कॉस्ट खत्म हो जाएगा। सही जी, बस आज लास्ट है इसका, बाकी हम पास पेपर भी करेंगे इसके बाद एक। बट ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा है, अच्छा जो आज मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ ना, वो आगे कैश फ्लो में भी इस्तेमाल होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कराऊंगा उसमें भी इस्तेमाल होगा। तो मैं इस नियत से करा रहा हूँ कि वो दोनों चीज़ें कवर होंगी। सही जी, तो फिलहाल हम इसको रखेंगे बोरिंग कॉस्ट की हद तक, बट ये यूज आगे भी होगा। चलें, इस पे हेडिंग डाल दी आपने, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग मोर देन वन टाइम एंड राइट इशू। दो कॉन्सेप्ट कवर करने हैं आज। चलें, अब इसके आगे मैंने कहा मैं आपसे पूछूं या कोई आपसे पूछे फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? पैसा लेना। फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? पैसा लेना। अब देखो, पैसा लेने से मतलब यह है कि कंपनी जाके बैंक को बोलेगी यार मुझे लोन चाहिए। दिस इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, दिस इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग। ये तो मैंने सिखा दिया ना, बोरिंग करना। बोरिंग करना क्या है? फाइनेंसिंग। सिंपल बोलेंगे, बोरिंग करना क्या है? वही सीखा था कि फाइनेंस पे आने वाली बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही थी। उसके आगे देखो मैंने लिखा हुआ है राइट इशू। इस पूरे कॉन्सेप्ट को, फाइनेंसिंग को समझने के लिए आपने अगले 15 से 20 मिनट बड़ा फोकस करना है। वापस से, फाइनेंस का मतलब क्या है? पैसा लेना। अब तक हमने किससे पैसा लिया था? बैंक से, जिसको हम अंग्रेजी में कहते थे बोरिंग। पर साइमल्टेनियसली मैं ये कहूं कि यार मुझे फाइनेंस चाहिए, तो आप बोलेंगे सर बैंक से जाके ले लो। दैट मीन्स कि यू आर ऑब्टेनिंग अ फाइनेंस। पर उस फाइनेंस को आप फ्री में लेके आ रहे थे या आपने बोरिंग कॉस्ट पे की थी? तो आपने कहा था जिस चीज के लिए बोरिंग कॉस्ट है उस पर ही कैपिटलाइज करो। वो कॉन्सेप्ट साइड में हो गया। इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, राइट इशू। आपने जो हेडिंग कॉपी की है ना, उसके आगे लिखे राइट इशू इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग। कॉन्सेप्ट नहीं दिया, भी देता हूं, लिखे राइट इशू इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग। अभी इसको कनेक्ट करते हैं। हमने लिखा राइट इशू इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग। अभी कनेक्ट करते हैं। देखें, हमने कहा ये दो बंदे हैं, एक के पास 2 मिलियन है, एक के पास 1 मिलियन है, कुल मिला के 3 मिलियन है। अगेन मैं बड़ा एम्फेसाइज करूंगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बचपन में आपने किया नहीं होता ना, कोई आपको बॉदर करता है पीआरसी लेवल पे बताना, जबकि बताना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा जीरो से कराता हूं। वापस सुनिएगा, हम सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंसिंग। एक तरीका है फाइनेंस ऑब्टेन करने का, लोन ले लो।
दूसरा तरीका क्या है, राइट इशू, जो कि अभी हमने सीखा, लोन वाला सीख चुके हैं, अभी किस पे फोकस कर रहे हैं। पर ये बात दिमाग में रखना, फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, फाइनेंसिंग के अंदर राइट इशू है, फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग के अंदर लोन है। तो फाइनेंसिंग कितने तरीके की हो गई, एक लोन, दूसरा हम राइट इशू पे आ गए ताकि बहुत क्लियर रहे हम। चलें, ये दो बंदे हैं, इनके पास 3 मिलियन मौजूद है, एक के पास 2 मिलियन है, एक के पास 1 मिलियन है। ये वो इंडिविजुअल हैं जिनको कंपनी सेटअप करनी है, कंपनी बनानी है, कंपनी बनानी है। अच्छा, और जाहिर सी बात है, ये कंपनी बनाना चाहते हैं तो ये पैसा लगाना चाहते हैं, कितने लोग हैं। अच्छा, एक बचपन का कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, आपको लिखा हुआ मिलता था ना कि ओनर ब्रॉड इन कैश, ओनर कैश लेके आ गया बिजनेस के अंदर, तो एंट्री क्या बनती थी, सोच के बताएंगे, लिख के बताएंगे, बोल के बताएंगे, कैश डेबिट और कैपिटल, वापस से कैश डेबिट, और इसमें पार्टिसिपेटिव रहना है, हाँ, बहुत फोकस होके, कैश डेबिट। ये एंट्री किसने बनाई, हमने बनाई, ये गलत बात, ये एंट्री इंडिविजुअल नहीं, कंपनी या बिजनेस बनाता है। अकाउंटिंग लोगों की नहीं होती है, बिजनेस की होती है। अगर मैंने आज दुकान खोली हुई है तो मैंने तो पैसे जाके रख दिए, खाली मैं ये लिख दूंगा कैश कैपिटल का कॉन्सेप्ट नॉर्मल बिजनेस में नहीं है, यानी मैं इंडिविजुअल के तौर पे देखूँ। एक किसी दुकान वाले से बोले, यानी फॉर एग्जांपल अगर गली के कोने पे पान का खोखा है, उसको बोले यार तूने कैपिटल कितना लगाया, बोलेगा निकल यहाँ से, क्या बातें कर रहा है भाई। हम अकाउंटेंट से हमें पता है कि अगर वो पान वाला ठिए के लिए 1 लाख रुपए लेके आया था तो उसने कैपिटल कितना लगाया, वो उसका कमाया हुआ पैसा है या लगाया हुआ। अब इसको उस साइड से सोचो, हम बिजनेस को देख रहे हैं, बिजनेस के लिए वो कैपिटल है, बिजनेस के लिए। अब इसको एक स्टेप आगे लेके जाऊं, बिजनेस के लिए वो फाइनेंस है, वापस समझें, बिजनेस के लिए वो क्या है। कोई आपसे पूछे इस बिजनेस में फाइनेंसिंग कहां से आई, आप बोलेंगे कैपिटल के जरिए, आप बोलेंगे कैपिटल के जरिए। फिर से मैं आपसे पूछूं एक बिजनेस को फाइनेंस चाहिए, तुम सब बताओगे एक बिजनेस को क्या चाहिए। यहां से बात निकालते हैं, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी, नहीं, यही तो सीखना है, यही तो बचपन में मिसकॉन्सेप्शन होता है। सुने, नहीं 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 नहीं, शेयर्स वेयर्स मैंने आपको सिखाया ही नहीं है ना, आप वहां तक पहुंचे हैं। सिंपल बात जो बचपन में सीखी हुई है, एक बिजनेस है, इसको पैसा चाहिए। ये बिजनेस पैसा कैसे लेके आएगा, या तो उधार लेगा या तो ओनर अपना पैसा लगाएगा। दोनों में क्या आ रहा है, फाइनेंस, दोनों में क्या आ रहा है। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, वापस से रिपीट करता हूं फिर से। मैंने कहा एक बिजनेस है, इसको पैसा चाहिए, 2 मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग है, या तो ओनर अपना पैसा लगाए या तो लोन ले ले। लोन हमने सीखा हुआ है, आज हम एक एक्सटेंशन सीख रहे हैं फाइनेंसिंग की, अपना पैसा लगाना। क्या करना, वो फाइनेंस ही तो है ना। देखो बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होती है ना। एग्जांपल है, आज अगर मैं दुकान खोलूं, सही है ना, तो वो मेरे नाम से नहीं चलती, दुकान के नाम से चलती है, बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर, एग्जाम्पल। तो हिसाब किताब जो बनता है ना, वो उसके ओनर का नहीं बनता, उस दुकान का बनता है। बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर का हिसाब किताब ये है। आज अगर मैं बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर को बेचूंगा तो वो बोलेगा आकाश के पास कितने एसेट्स हैं, ये नहीं गिना जाएगा। बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर के पास कितने एसेट्स हैं, कितने उसके उधार हैं, वो देखा जाएगा। कि अगर आज मैं मेडिकल स्टोर बेचना चाहूं अपना, तो क्या मैं अपने आप को बेच दूंगा या अपने बिजनेस को। तो जो अकाउंटिंग होती है वो लोगों की होती है, बिजनेस की होती है। पहले तो प्राइमरीली मुझे ये फर्क करना है, जो हमारा मिसकॉन्सेप्शन होता है वो सही कर रहा हूं। आज तक जितनी भी अकाउंटिंग की है, बंदे की थी, बिजनेस की थी। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं, वापस से रिपीट करता हूं ताकि फाइनेंसिंग समझ आए ना। मैं एक सवाल में डाल दूं कि हमने अपना पैसा लगाया है, तो तुम बोलोगे ये फाइनेंस है, हाँ बिल्कुल है, ये क्या है, फाइनेंस है। कोई बोले बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर, ऐसे ही सिंपल एग्जांपल देता हूं, बिस्मिल्लाह मेडिकल, क्योंकि हमारे इलाके में इसलिए नाम मुंह पे आ गया। ये बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर को पैसे की नीड है, क्या करेगा वो, फाइनेंस करेगा। फाइनेंस कितने तरीके से, पहला या तो बैंक से लेगा या ओनर खुद डालेगा। ओनर पैसा जो खुद डालेगा अपने अकाउंट में या बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर के। तो वही तो कह रहा हूं ना, बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर के पास कैश आएगा। मैंने माना वो एक XYZ बंदे का है,
पर अकाउंटिंग उस बंदे की हो रही है, बिजनेस की हो रही है। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि बिजनेस के पास क्या आएगा, फाइनेंस। बात समझ आती है? आज के बाद मैं आपसे पूछूं, हाउ मेनी मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग आर देयर? पहला लोन, अपने पैसे, लोन और अपने पैसे। पहले बताओ, अब कहानी समझ आती है। अगेन, क्या बिजनेस के लिए ये जो ओनर ने पैसे लगाए, क्या ये लायबिलिटी है? नहीं, वापस नहीं करना, कैपिटल है। हाँ, ओनर निकाल नहीं सकता, यस, ड्राइंग याद है। लोन क्या है? लाजमी वापस करना है। इक्विटी जब चाहो निकाल सकते हो, पाबंदी नहीं है। फर्क समझ आता है? इक्विटी और लायबिलिटी में फर्क है, क्योंकि यहां पे एक बच्चे ने लिखा कि सर क्या ये लायबिलिटी है? नहीं, अपना लगाना पैसा, कोई लायबिलिटी। अब भाई आज अगर मैंने बिजनेस खोला, बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर लगाया, पैसे डाले, क्या उस बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर की ये लायबिलिटी है या सरमाया है? बराबर है। जब चाहूं निकाल सकता हूं, लाजमी नहीं है निकालना। इसके बरक्स ये सोचो, लोन है, क्या वापस करना है एक स्पेसिफिक टाइम पे, है ना? नहीं किया तो चीजें जब्त हो जाएंगी। बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर में पैसे लगाए मैंने अपने, क्या उस बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर की लाजमी है कि वो मुझे पैसे वापस करे, या मेरी अपनी विश है? मेरा अपना सरमाया इक्विटी कहलाती है, कैपिटल कहलाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बचपन के, जो हमने हल्के से रिवाइज किए फाइनेंसिंग के कॉन्सेप्ट के साथ। क्लैरिटी है? वापस इस पे आते हैं। ओके जी, बेहतरीन, ये कह रहे हैं, गॉट इट सर। बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी है, हमें अपने पैसे लगाए, वो बिजनेस के लिए कैसे? नहीं, देखो, बिजनेस का सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब समझते हो? बिजनेस की अपनी पहचान है, बिजनेस की। आज सुनो, अभी मैं कंपनी के कॉन्सेप्ट पे ला रहा हूं ना, तुम लोगों ने तो कंपनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखा हुआ। एग्जाम्पल, मल्टीपल कंपनीज हैं, जैसे आपने देखा होगा कैंडी लैंड, जो ये स्माइल इंडस्ट्री जो कोकोमो वगैरह बनाता है, मेरा क्लाइंट है। यूफोन, टेलीनॉर, पीडीसीएल मेरे क्लाइंट्स है। टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, इजी पैसा मेरा क्लाइंट है। आज एग्जाम्पल दे रहा हूं, आज मेरे मोबाइल से, मेरी पोस्टपेड सिम है, सही है ना, आज मेरे मोबाइल से बिला वजह बैलेंस कटने लग जाए, तुमसे पूछता हूं, आज बिला वजह मेरे पैसे कटने लग जाएं, मैं किससे क्लेम करूंगा? यूफोन में जो बंदे काम कर रहे हैं उनसे? नहीं, एक एक करके सुनना है। दूसरा, क्या यूफोन का जो मालिक है उससे, या यूफोन से? कंपनी है ना, अपनी पहचान है। हर एक एग्रीमेंट यूफोन के नाम से होता है, जबकि उसके पीछे मालिक कोई और है, उसके पीछे मालिक कंपनी का नाम है ना, रजिस्टर होती है कंपनी। बिजनेस भी क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। जब केस फाइल होता है ना, देखो, अगर फॉर एग्जांपल मेरा उसका आपस में फट है, मेरा इसका आपस में फट है, मैं इसकी इंडिविजुअल इंफरादियत में इस पे केस करूंगा, इस पे केस कर रहा हूं, मुझे मसला बिजनेस से, मैं पैसे बिजनेस से मांगता हूं, केस किस पे करूंगा? अपनी पहचान, अपना नाम। बात समझ आती है? सेपरेट एंटिटी होने का मतलब क्या? अपनी पहचान। सिंपल जबान में उसको एक दर्जा दिया गया है कि अगर आप आज एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो क्या ऐसे ही हो जाएगा? लाइसेंस लोगे अगर तमीज से करना चाहते हैं तो। वैसे तो कहीं भी बैठ जाओ दुकान लगा के, पर लाइसेंस होता है। एफबीआर में आप रजिस्टर होंगे एज अ टैक्स पेयर, आपका एनटीएन होगा, आपका एसटीएन होगा, सेल्स टैक्स नंबर होगा, जो भी आप टैक्सेस पे करेंगे। अगेन, उसके पीछे मालिक तो कोई और है ना। ये किताबों में दर्ज हो जाएगा कि ये बिजनेस रजिस्टर हो चुका है। अब उस बिजनेस ने कोई, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई ब्लंडर किया, कोई गलत चीज दे दी जिससे लोगों को नुकसान हुआ, तो लोग किस पे केस करेंगे? ओनर पे, बिजनेस पे? बिजनेस पे। लिखा हुआ आएगा अदालत में, दिस वर्सेस दिस। ओनर नहीं होगा, कंपनी का नाम होगा। अल्टीमेटली इफेक्ट कौन होगा? ओनर, क्योंकि उसका बिजनेस तबाह होगा ना। लायबिलिटी बिजनेस की है, लायबिलिटी इज ओनर की नहीं है। एक बेसिक बात बताइए सिंपल फाइनेंसिंग को समझने के लिए, सेपरेट एंटिटी मींस बिजनेस और ओनर सेपरेट हैं। क्या ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सेपरेट एंटिटी का मतलब है, सेपरेट आइडेंटिटी का मतलब है बिजनेस अलग है, ओनर? अच्छा, पर बिजनेस रजिस्टर हुआ जाता है, उसका अपना नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज यूफोन के ऊपर टैक्स लगे, जल्दी सोच के बताना सबने, यूफोन के ऊपर क्या लगे? टैक्स लगे। तो आप सब मुझे बताएं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कहेगी? मैंने यूफोन से टैक्स लिया या यूफोन के मालिक से? अलग एंटिटी है। जबकि वो यूफोन है किसकी? मालिक की।
इफेक्ट उसकी जेब पे आएगा, पर जाहिर सी बात है उसने पैसे कहाँ डाले हुए हैं। अच्छा, अगर मैं मेरे पास अगर अज्यूम करो मैं मतलब हूँ तो गरीब वैसे ही, पर अगर मेरे पास एग्जांपल है कि मेरे पैसे आ जाएं थोड़े से, तो क्या मैं एक से ज़्यादा कंपनी लगा सकता हूँ? तो मैं कुछ पैसे यहाँ डालूंगा, कुछ पैसे यहाँ डालूंगा, मेरी कितनी कंपनीज हो गई? 2। तो इस कंपनी को जो मैंने पैसे दिए, जल्दी बताना, सही बताना, मजा आ जाएगा, इस कंपनी को जो मैंने पैसे दिए, ये कंपनी के लिए क्या है? फाइनेंस। इस कंपनी को पैसे दिए, इस कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के पास फाइनेंस आया है। बात समझ आ रही है? कंपनी के पास क्या आया है? किसने दिया है? मालिक ने। तो जब मालिक ने फाइनेंस दिया है, क्या कंपनीज के लिए ये उधार है या इक्विटी है? कैपिटल है, पैसे लगाएं। बात समझ आती है? अब इन्हीं दोनों कंपनीज को रखो, मालिक बोला मेरे पास पैसे नहीं है, जो थे डाल दिए, अब अगर बिजनेस करना है तो लोन ले लो, तो क्या फाइनेंसिंग आ सकती है? यस, पर इन द फॉर्म ऑफ लोन। दोनों में फर्क समझ आता है कि आइदर मैं बिजनेस सेटअप करूंगा अपने पैसे से, आइदर वो बिजनेस लोन लेगा बैंक से जाके। तो एक पर्सन में और एक कंपनी में फर्क समझ आता है कि अपनी पहचान होती है। वो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब मैं इसको खोलूंगा। अभी क्लैरिटी है? चलें जी, लोन अब लायबिलिटी होगी, बिल्कुल ऐसा है। तो ऑनलाइन वालों और आप सब एक बेसिक बात बता दो, फाइनेंसिंग के 2 किस्मात समझ आते हैं, लोन और कैपिटल, जो अभी हमने बात की। ऑनलाइन वालों प्लीज, इलियास कह रहे हैं क्लियर हो गया? हाँ जी जल्दी, बाकी सारे बच्चे जल्दी से। सुहा कह रही हैं बेहतरीन हो गया सर, क्लियर हो गया। नवाज कह रही है ओके, आगे आगे आगे। 2 लोग थे, 3 मिलियन के पैसे इनके पास पड़े हुए हैं। ये दोनों क्या करना चाह रहे हैं? बिजनेस करना चाह रहे हैं, कंपनी सेटअप करना चाह रहे हैं। कंपनी, अच्छा हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है जिसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP। ये वो कंपनी है जो आपको कंपनी खोलने का लाइसेंस देती है, रजिस्टर करानी होती है कंपनी। अब बच्चे के दिमाग में आता है बिलावजा इदारा बनाया है, क्यों लगा दो कंपनी? नहीं, ये पूछती है कि पहले मुझे एक बात बताओ, कौन सा बिजनेस करोगे? शराब तो नहीं बेचोगे, अफीम तो नहीं बेचोगे, टोबैको तो नहीं बेचोगे, इलीगल बिजनेस अलाउड नहीं है। बात समझ आ रही है? इलीगल बिजनेस अलाउड। तो ये दोनों बंदे किसके पास भागेंगे? SECP के पास, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट का इदारा है। इसको कहा गया है कोई भी कंपनी, किसी बंदे को भी XYZ को कंपनी खोलने की इजाजत नहीं है जब तक तुम लाइसेंस ना दो। अच्छा, अब आप बोलेंगे लाइसेंस की क्या जरूरत है, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिजनेस करूं? करो, लोगों को ट्रस्ट नहीं आएगा। अगर आपने बड़ा सोचना है ना तो आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट होता है कंपनी के ऊपर। क्या कंपनी, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी इंडिविजुअल इंफरादियत में बिजनेस करूंगा तो वो मेरे नाम से हो रहा होगा, ऐसा है ना। कंपनी बना के करूंगा तो किसके नाम से हो रहा होगा? कंपनी के नाम से हो रहा होगा। इसको यूं भी सोचते हैं, तुम्हारे लिए और आसान करते हैं। मेरा एक दोस्त है, बहुत पैसे वाला, वडेरा है, बहरिया में भी प्लॉट्स हैं उनके, इधर उधर काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, और जो बैंडेजेस बनाते हैं उनका काम है। एक गवर्नमेंट टेंडर आया, क्या आया? गवर्नमेंट का टेंडर आया। गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपना प्रपोजल जमा कराएं, जिसका प्रपोजल अच्छा लगेगा हम उसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। जिसका प्रपोजल, उसने इंडिविजुअल इंफरादियत में अपना टेंडर जमा कराया, रिजेक्ट हो गया। रीजन नीचे क्या लिखा हुआ है? यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड कंपनी, यू आर अ इंडिविजुअल, हाउ कैन वी रिलाई ऑन यू? तुम्हारी बैलेंस शीट कहाँ है? तुम्हारी इनकम कितनी है? कैसे देखूं? नहीं समझ आ रहा। पर क्या कंपनी की बैलेंस शीट होती है? नहीं होती। होती है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, दिख रहा होता है कितना कमाया, दिख रहा होता है कितने असासे हैं। इसीलिए कहा जाता है पैसा हो, बिजनेस करो, क्या बना लो? कंपनी। फायदे होते हैं। बात समझ आ रही है? पहले बताओ बेसिक इंडिविजुअल और कंपनी में फर्क समझ आ रहा है? बेसिक क्यों भाई? आप एक बंदा पीछे सोचा वो बोले यार मैं क्यों बनाऊं कंपनी, पैसे हैं, खुद बिजनेस करता हूं, भाई ये फायदा है ना। अगर वही बंदा, कल मुझे कॉल है मेरे दोस्त की, यार आकाश कुछ कर दे यार, मैंने कहा मैं क्या कर दूं, मतलब क्या कमिश्नर हूं मैं, खोलवाते जाके कंपनी, चल मेरे साथ, मुझे सब पता है, लेके चलता हूं तुझे। तो फिर हमने भी प्लान बनाया कि हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हुए हैं, जाके हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, और फिर कंपनी सेटअप हो जाएगी। बात समझ आती है? आगे सुने,
2 सवाल पूछे गए, क्या बिजनेस करोगे, क्या इलीगल बिजनेस अलाउड है? क्यों? क्योंकि हराम शराब बेच लो खुला खुला, अलाउड है? नहीं, हराम है, नहीं अलाउड, आप नहीं कर सकते वो बिजनेस जो इलीगल है। दूसरा, हु आर द ओनर्स? अब जरदारी और उसका बेटा चले गए, हमें कंपनी सेटअप करनी है साईं, तो सामने से बोलेगा निकल भाई, मतलब आज ही पता है तुम शुरू से ही फ्रॉड करोगे, यानी कंपनी खुलवा लोगे और इलीगल पैसे, ब्लैक पैसे यहां डालोगे जो कि अलाउड नहीं है। तो देखो 2 चीजें चेक्स हैं, कंपनी को ऑथराइज करने से पहले एससीसीपी बहुत सारे चेक्स लगाता है। मैंने 2 तुम्हारे काम क्या रखे हैं, पहला काम क्या करोगे, दूसरा ओनर्स कौन है। एग्जाम्पल, ओनर्स की आइडेंटिटी ऐसी है, ओनर्स की आइडेंटिटी ऐसी है जो के फ्रॉड में मुलव्विस है, नैब के केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर, क्या ये अलाउ करेगा? क्यों? इसको पता है जब ये लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेगा फिर भाग जाएगा, कंपनी का नाम खराब होगा, माशरे में इकोनॉमी खराब होगी, इसने कहा कि निकलो यहां से। तो इसीलिए कंपनी सेटअप क्या खुद कर सकते हैं, इसके पास जाना होगा, इसके लाइसेंस के बगैर कंपनी नहीं खुल सकती। पहले बताओ कहानी समझ आती है यहां तक? पहले बताओ, आखिर में मेरी तसल्ली के लिए, कंपनी और इंडिविजुअल में फर्क समझ आता है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी होगी। हाँ, अब सुनो एक और बात, तुम जब लॉ का कोई पेपर दोगे तुम्हें वहां भी सीखने को मिलेगा, ये सुनना। होता क्या है, ये एक और सवाल पूछती है एससीसीपी, किस नाम से कंपनी खोलोगे? उसने बोला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से। उसने बोला कि तेरा दिमाग खराब है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऐसा लगेगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टेंडर आया है, सब उसी को दे देंगे ना। बोलेंगे भाई गवर्नमेंट से टेंडर हो रहा है यार, कोई मसले वाली बात ही नहीं। उसने बोला कोई ऐसा नाम यूज नहीं करना जो ये शो करे कि तुम्हारी गवर्नमेंट से एफिलिएशन है, तुम्हारी गवर्नमेंट से, ऐसा कोई नाम यूज नहीं करना। वो सारी कंडीशंस हैं, कंपनी लॉ जब पेपर दोगे ना उसके अंदर कानून में लिखी हुई है बातें कि नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट से एफिलिएशन शो करे, इवन ऐसा भी नाम नहीं होना चाहिए जो किसी फॉरेन गवर्नमेंट से एफिलिएशन शो करे। मैं लिखूं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन, ये लिख सकता हूं नाम कंपनी का, क्या बता रहा है ये? हम यूनाइटेड स्टेट के साथ एफिलिएटेड है और उसकी कॉर्पोरेशन है, तो लोग तो खुला आपको टेंडर देंगे भाई, इससे ज्यादा भरोसेमंद कौन होगा? इसको तो पैसे का मसला ही नहीं है, ये तो सिर्फ कंपनी खोली हुई है यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, ऐसा बिजनेस अलाउड नहीं है। अगेन ये पूरी कहानी फजूलियात में क्यों सिखा रहा हूं, ये समझा पाऊं, कंपनी अलग है, लोग अलग हैं, ये लोग हैं इसके पीछे जो क्या चलाना चाह रहे हैं, कंपनी। क्लैरिटी है? पक्की बात है, सिर्फ फाइनेंसिंग समझाने के लिए इतना कर रहा हूं मैं कि दिमाग में फिक्स हो जाए, आगे भी काम आएगी ये आगे। उसने कहा चलो सही है, दोनों चेक्स पार हो गए, नाम भी इंसानों वाला रख लिया, आगे सुने, नाम भी इंसानों वाला रख लिया, दोनों चेक्स भी पार हो गए, बिजनेस भी बता दिया उसको, सब ओके हो गया। उसने बोला मैं आपको ऑथराइज करता हूं कि आप इस कंपनी में 20 मिलियन तक डाल सकते हैं। कितने डाल सकते हैं? इसका नाम क्या है? ऑथोराइज कैपिटल। मैंने आपको ऑथोराइज किया कि आप इस कंपनी के अंदर 20 मिलियन तक डाल सकते हैं एज अ ओनर। मैंने कहा ज्यादा क्यों नहीं डाल सकते भाई, मेरे पास पैसे हैं। उसने बोला पहले आप अपनी औकात में रहें, पहले तो आप ये बताएं ना पैसे कहां से लाए हो, चोरी के तो नहीं है, कंपनी में डाल के वाइड कर दी कंपनी। अच्छा देखो चोरी के पैसे हो मेरे पास, मैं कंपनी खोल दूं, एससीसीपी कहे हाँ चलो लाइसेंस, तो आप बोलोगे ब्लैक मनी वाइड हो गई। सबसे ज्यादा आसान तरीका ना ऐसे, आप बोलोगे एससीसीपी का लाइसेंस है भाई, उसी ने मुझे ऑथराइज किया, तुम कौन होते हो बोलने वाले? पैसे सारे किसमें लगा दिए? कंपनी में। डकैती के पैसे, भत्ते के पैसे, चोरी के पैसे, ये सारे पैसे मैंने किसमें डाल दिए? कंपनी में। उसने बोला भाईजान हेलो, ऑथराइज कितना कर रहा हूं तुम्हारे आज के हालात देख के कि तुम मैक्सिमम इतना अर्न करते हो सेपरेटली भी कि तुम 20 मिलियन तक की कंपनी लगा सकते हो, उससे ज्यादा अगर तुम्हें करना है वापस आना, वापस से, इससे ज्यादा अगर तुम्हें करना है तो वापस आना, वापस परमिशन लेना, फिर बढ़ाऊंगा, तुम्हारी सोर्स ऑफ अर्निंग देखूंगा। ऐसे अलाउड नहीं। ऐसे तो कोई भी बंदा बोले कंपनी खोल दी, अरे भाई कंपनी लाइसेंस है मेरे पास, कौन चैलेंज करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ में जाओगे, केस होगा, बोलोगे भाई एससीसीपी नहीं बोला था, पकड़ लो अपनी बॉडी को, उसी ने मुझे लाइसेंस दिया। तो उसने बोला बेटा लाइसेंस तो दिया औकात में, कितना लाइसेंस दिया है? तो आप बोल रहे होंगे ये क्या पाबंदी है, पैसे कंपनी नहीं खोल सकता? भाई बोल रहा है खोल सकते हो, तमीज से पहले यहां तक तो पहुंचो। अभी तुम्हारे पास कितने पड़े हैं, कितने इन्वेस्ट करने की इजाजत है? अच्छा इससे ज्यादा एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर चाहिए तो उस वक्त आना, उस वक्त हालात वाकयात दिखाना, नीड बताना क्यों चाहिए, तो बात करेंगे।
बात समझ आती है? उस वक्त आके बोल रहा है नीड बताना कि भाई जब तुमने इतने पैसे 20 मिलियन तक तुम्हें अलाउ कर दिया, तुम आए कितने पे थे? तो तुम कमा नहीं पाए। कमा पाते तुम्हारे पास पैसे आ जाते ना, लगाने की क्या जरूरत है और पैसे? देखो ये जो 20 मिलियन की लिमिट है ये किस लिए बोली है? लगाने की, कि पैसे 20 मिलियन लगा सकते हो अपने। भाई 3 मिलियन लगाओ, उसको 10 मिलियन तक पहुंचा दो पैसे कमा के। तुम लोग बताओ ना, जब तुम लोग बचपन में कुछ कमाते थे, वो कमाई कहां ऐड होती थी? कैपिटल में। यानी मेरे लगाए हुए पैसे में से और कमाई होती थी, वो कैपिटल क्या होता था? याद है ना? जो भी कमाते हो गुल्लक में डालते हो, जो भी कमाते हो गुल्लक में डालते हो, वो गुल्लक का नाम क्या है? कैपिटल। तो वो कह रहा है कि यार जब मैंने तुम्हें ऑथोराइज किया हुआ है 20 मिलियन, मैं कमाने से नहीं मना कर रहा, कमाओ तो तुम 20 मिलियन से ऊपर निकल जाओ, तुम्हें जो पैसे लगाने की इजाजत है वो कितनी है? 20 मिलियन। इसके बाद भी अगर तुम्हें इससे ऊपर जाना है तो पहले तुम्हें पास जस्टिफिकेशन लाओ, कौन लोग हैं जो पैसे लगाना चाह रहे हैं? तुम खुद हो, कहां से लाया पैसा? जब तुम्हारी कंपनी चल रही है, पैसे यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, तो और क्या मुसीबत है पैसे लगाने की? कहां से आए ये पैसे? तो यहां से ऊपर तब जाओगे जब मैं परमिशन दूंगा। अभी उसको पैसे लगाने की इजाजत कितनी दी, जल्दी बताओ? 20 मिलियन। लगाने कितने चाह रहे हैं? वेरी गुड। तो उसने कहा कि एक तुम्हें अपर क्वेश्चन दे दिया है, कल को ये 3 मिलियन भी डूब जाए तुम्हारे, कि बिजनेस ना चले, तो तुम और कितने कहां तक जा सकते हो? 20 मिलियन तक। इसको हम कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल। क्या कहते हैं? पहले बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है? बेसिक फाइनेंसिंग जी। नहीं नहीं नहीं, एसएससीबी के पास नहीं, यही तो गेम है। बस उसने ऑथोराइज किया, स्टैंप लगा, आपको लाइसेंस मिल गया। अब अपना बैंक अकाउंट होगा कंपनी का। जब कंपनी का अपना बैंक अकाउंट होगा तो कंपनी अपने नाम से, लेट से एएमके लिमिटेड से कंपनी खुल गई, तो अब एएमके लिमिटेड के पास ये 3 मिलियन आएंगे, और एएमके लिमिटेड क्या एंट्री बनाएगा? बैंक डेबिट कैपिटल। अब बिजनेस बन गया, अब कंपनी बन गई। कितने से? 3 मिलियन से। कितने जा सकते हैं पैसे इसमें? ऑथोराइज्ड। बात समझ आ रही है? क्लैरिटी है? हाँ, तो देख रहा होता है ना, एसएससीपी तो मॉनिटर कर रहा होता है, कभी भी आके आपको ऑडिट खोल सकता है वो। देखो अगेन अगेन अगेन, यहां पे मेरा कंसर्न इससे नहीं होना चाहिए कि एसएससीपी को क्या पता है क्या है, मुझे सिर्फ अकाउंटिंग आनी चाहिए। ये लॉ की तो क्लास नहीं है, मैं तो फिर भी तुम्हें सिखा रहा हूं, क्योंकि मेरा तो रोज का काम है ना, पिछले 10 सालों से मैं अकाउंटिंग ऑडिटिंग इस पर ही चलता रहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि यू शुड जस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ व्हाट इज द रोल ऑफ एसएससीपी, हु इज द पर्सन, हु इज द कंपनी। तीनों के अपने अपने किरदार हैं। एसएससीपी ने एक बार लाइसेंस दे दिया, बोलेगा अल्लाह हाफिज बिजनेस करो। हाँ, अब एक बड़ी अहम बात कह रहा हूँ, एसएससीपी कहता है 1 साल गुजरेगा, तुम फॉर द ईयर के फाइनेंशियल्स बनाओगे। क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस बनता है ना, एजेड की बैलेंस शीट बनती है। वो बोलता है जैसे ही फाइनेंशियल्स बन जाएं, तुम कैसा काम कर रहे हो ये ऑडिट करवाना, ऑडिट फर्म से जो हम करते हैं, उस पर ऑडिटर की साइन लेना और हमें जमा करा देना। हम आपको सालाना मॉनिटर करेंगे कि आपकी हालत क्या है, कि आपने कोई गलत काम तो नहीं किया। ये एससीसीपी खुद जगह जगह पे जाएगा या ऑडिटर से कंफर्म कराएगा? तो बोला कि भाई ऑडिटर को बोलो ऑडिट करे, और जो तुम्हें ऑडिटेड रिपोर्ट देगा वो हमें जमा कराओ, ताकि मुझे तसल्ली हो कि तुम कोई घपला। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग। एससीसीपी के इतने लोग हैं कि मिलियन ऑफ कंपनीज में जाके बैठेगा, अच्छा भाई तू क्या करता है, ये ऑडिटर की जिम्मेदारी लगा दी, क्योंकि ऑडिट फर्म्स बहुत सारी हैं, ऑडिट फर्म के बाद लोग बहुत हैं ऑडिट करने के लिए। दिस इज हाउ द मैकेनिज्म इज बीइंग रन। बात समझ आती है जी? ऑडिट किस लिए हो रहा है? अच्छा 3 मिलियन की बात कर रही है, तो 3 मिलियन जब ये इसके बाद लेके जाएंगे, वो उससे पूछेंगे कहाँ से आए पैसे? नहीं तो वो पागल है, झूठ क्या बोले? वो बोले कि भाई नानी का इंतकाल के बाद हुआ था, कि हमें विरासत में मिले। तो फिर देखा जाता है कि वाकई में नानी का इंतकाल हुआ था या नहीं हुआ था, नानी के अकाउंट में इतने पैसे थे या नहीं थे। गोल्ड बेचा है, गोल्ड की रसीद कहाँ है, किस दुकान वाले को बेचा है, उसको बुलाते हैं, बता भाई बेचा नहीं बेचा। इतना आसान नहीं है। तो इसका मतलब फ्रॉड नहीं हो सकता? हो सकता है, पर क्या वो अपने चेक्स नहीं लगाएगा? ये दोनों पकड़े गए ना अगर, तो कंपनी जो आज खुलने वाली थी वो कभी इनका बाप भी नहीं खोल सकता, जेल में सीधे। बात समझ आ रही है? तो ऐसे कैसे? ये तो आप वो प्रोसेस पूछ रहे हो कि वो क्या करेंगे। अगेन दिस इज, देखो ये कहानी मैं ना ऑडिट में सुनाता हूँ।
जब ऑडिट के पेपर में आओगे ना तो वहाँ पे तुम्हें पता लगेगा ऑडिट होता कैसे है, कैसे फ्रॉड पकड़े जाते हैं, वो अलग कहानी है। ये तो तुम्हें मुझे पता है, अभी ऑडिट की क्लास होगी ना कभी सुनना, बच्चा बैठे बैठे खो जाता है, वो भाई बताता रहे। अभी हम ऑडिट नहीं सीख रहे हैं, अभी हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं। तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये करती क्या है, कैसे करती है, थोड़ा सा बता दिया, सही है, एग्रीड। तो ये पता होना चाहिए। चले पहले बताओ, दोनों की इंफरादियत में तो कोई मसला नहीं है ना, लोग अलग हैं, एसईसीपी अलग है, कंपनी। एसईसीपी से सिर्फ परमिशन ली जा रही है किस चीज की, जल्दी बताओ, कंपनी को खोलने की। तो क्या मैं अंधाधुंध पैसा डाल सकता हूं या जितना ऑथोराइज है? वेरी गुड। अब जल्दी से ऑनलाइन वालों और आप एक बात बताओ, कितने लोग ये सुनते हैं मार्केट में कि शेयर प्राइस ऊपर चली गई, शेयर प्राइस ऊपर चली गई, सुनते हो ना? मैंने उसको बोला यार मुझे बात बताओ, आपने मुझे अलाउ किया 20 मिलियन, सही है, ऑथराइज किया कि इतने पैसे डाल सकता हूं। मैंने कहा मेरे शेयर की वैल्यू क्या है? उसने बोला जब भी कंपनी आती है ना उसकी बेसिक वैल्यू 10 रुपये होती है। एक शेयर कितने का होता है? या बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, फोकस होकर सुनना। एक शेयर 10 रुपये का होता है। तो मैंने कहा ये बात नहीं समझा मैं। उसने बोला जब भी कोई कंपनी आती है हम उसके एक शेयर की वैल्यू असाइन करते हैं, कितना? 10 रुपये। तो मैंने कहा आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं 20 मिलियन को, ये बात नहीं समझा तो आप रिपीट करवा सकते हैं मुझसे। मैंने कहा कि अगर मैं ये 20 मिलियन को डिवाइड कर दूं 10 पर शेयर से, तो क्या 2 मिलियन शेयर्स हो गए? अगर ये बात नहीं समझ आई आप रिकॉल करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं, मैंने कहा इस कंपनी के टोटल ऑथोराइज्ड शेयर्स कितने हैं? 2 मिलियन शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, ये नंबर है, यहां लिख देता हूं, ये है सर नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा कोई पूछे, सुनना, कोई पूछे ये जो कंपनी न्यू बनाई गई है इस कंपनी को कितना ऑथोराइज कैपिटल है? 20 मिलियन रुपीस। कोई पूछे कितने नंबर ऑफ शेयर्स इसके ऑथोराइज हैं? 2 मिलियन। एक शेयर का कितने का है? 10 रुपए का। अच्छा अब कहानी तो यहां से शुरू होती है। इसको कहा गया एक काम करें, ये देखें कि ये दो लोग थे, हम यहां पे लिखते हैं पर्सन 1 और दूसरा पर्सन 2। पहला पर्सन कितने पैसे लेके आ रहा है? ये रुपीस है, हाँ, ये रुपीस 2 मिलियन। कोई पूछे इसके, इस कंपनी के, इसके इस बंदे के पास शेयर कितने हैं? आप बोलेंगे सर 10 से डिवाइड कर दें, कितने हो गए? 2 लाख शेयर्स। अच्छा अब मैं एक रिवर्ट सवाल पूछता हूं, इस बंदे के पास जो पर्सन ए है, पर्सन 1 है, इसके पास 2 लाख शेयर्स हैं आउट ऑफ 2 मिलियन, नॉट 20 मिलियन, 2 मिलियन शेयर्स की बात हो रही है। वापस से कोई पूछे कंपनी, वो देख रहे हो वो कंपनी है, उस कंपनी के टोटल कितने शेयर्स हैं यार मार्केट में? आपने बोला टोटल शेयर्स कितने हैं उस कंपनी के? 2 मिलियन। यार तेरे पास कितने हैं? 2 लाख। क्या कह सकता हूं 10% शेयर्स हैं मेरे पास। ऐसे मार्केट चलती है कि इस कंपनी के मेरे पास आउट ऑफ टोटल 10% है, पर आउट ऑफ टोटल ऑथोराइज। बात समझ आ रही है? पक्की बात है। ऑनलाइन वाले पहले बताओ यहां तक बात समझ आ रही है? दूसरा, कोई आपसे पूछे पर्सन 2 है, इस भाई ने कितने पैसे डाले हैं? 1 मिलियन। अच्छा जी, इसको कितने शेयर्स मिले होंगे? 1 लाख शेयर्स। अच्छा कुल मिला के एक बड़ा बेहतरीन नाम लूंगा, और अगेन मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आगे जाके तुम्हारे लिए इतना आसान हो जाएगा, तुम्हारी सोच है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंसिंग सिखा रहा हूं, पूरे FAR 1 में काम आएगा, ऑडिट में काम आएगा, FAR 2 में काम आएगा। सुने, कोई तुमसे पूछे इस कंपनी ने जो कि रजिस्टर हो चुकी है कितने शेयर इशू कर दिए मार्केट में? 3 लाख। 3 लाख शेयर्स।
क्या इस बात को मानते हो? अच्छा, अब वो कंपनी दिख रही है। अच्छा भाई, वो कंपनी के टोटल शेयर्स ऑथराइज कितने हैं? 2 मिलियन। आफ्टर 2 मिलियन कितने इशू हो चुके हैं? तो बाकी ऑथराइज है। जब नीड होगी तब निकालेंगे। बात समझ आ रही है? पक्की बात है। चलें, ओके। ऑनलाइन वाले पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर है? अगेन, टू बी वेरी कंसाइज, टू बी वेरी सिंपल, टू मेक इट वेरी सिंपल, मुझे सिर्फ इतना बताओ, 2 लोग गए किसके पास जल्दी से? क्या चाहिए उनको? कंपनी खोलनी है। अच्छा, उसने कुछ सवालात किए, पैसा कहां से आया, हो कौन तुम लोग, नाम क्या रखोगे, व्हाट्सएवर। ऑथराइज कर दिया कितना? 20 मिलियन का अमाउंट। पर वो 20 मिलियन के अमाउंट को मैं देखना चाहूं कि कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं, तो 10 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं ऑथराइज कैपिटल इन अमाउंट और ऑथराइज कैपिटल इन नंबर ऑफ शेयर्स अलग अलग बातें हैं? एक शेयर कितने का है बेसिक? अच्छा, मैं ऐसे सीपी को बोलूँ यार मेरे एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपये रख दे, उसने बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी तो तुम आए हो मार्केट में, तुम्हारा नाम है नहीं है, तुम्हें कोई जानता ही नहीं है। हाँ, अगर ये इतना अच्छा बिजनेस करें कि इन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी? 10 रुपये पर शेयर से। अगर आज मैंने एक बिजनेस किया ना, मैंने कंपनी को बुलंदियों पे पहुंचा दिया। अगर आप मेरी कंपनी मुझसे खरीदना चाहेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी या मालिक चेंज हो जाएगा? वेरी गुड। तो जब मैं अपने शेयर्स आपको बेचूंगा ना, तो मैं बोलूंगा भाईजान मैं 5 साल से चला रहा हूँ, चलता हुआ बिजनेस है, मुझे चाहिए प्रीमियम, तो आप मुझे 50 रुपये देंगे एक शेयर। मैंने कितने कमा लिए? 40 रुपये पर शेयर। बात समझ आ रही है? दिस इज हाउ द कंपनी इवॉल्व्स। आप बोलते हैं ना प्राइस ऊपर चली गई, तो उसने शुरुआत कहां से की थी? 10 से। प्राइस ऊपर क्यों चली गई? उस कंपनी का नाम बनता जा रहा है, वो कंपनी कमाई जा रही है। आज अगर मालिक कंपनी को बेचना चाहे तो ज्यादा पैसे पे बेच सकता है। मालिक चेंज होते रहते हैं, कंपनी अपनी जगह रहती है। अगर मैं नहीं बेचना चाहूं तो मालिक चेंज होगा या अपनी जगह रहेगा? चलें, व्हाट्सएप जल्दी से फॉर माय कन्वीनियंस आगे जाने के लिए नीचे भी जा सकती है सर, बिल्कुल जा सकती है अगर आप बुरा परफॉर्म करें। आज इन्होंने दोनों ने पैसे लगाए, ये लॉसेस करना शुरू हो जाए कंपनी में, और मैं आपको बोलूँगा जानी ये कंपनी खरीदते हो उसमें, तो आप बोलोगे निकल भाई क्या मतलब लॉस मेकिंग कंपनी दोगे? मैंने कहा हाँ बेचने को तैयार हूँ, 5 रुपये पे ले ले यार, सस्ती मिली। उसने खोली थी महंगी, सामने वाले को किस पे मिलेगी? अच्छा, फिर आप बोलेंगे लोग सस्ती कंपनी क्यों खरीदेंगे? क्योंकि उसके पास एक आइडिया होगा कि मैं इसको कैसे बनाऊंगा। तो उस बिजनेस सेंस में हम नहीं जाते, हम सिर्फ क्या करते हैं अकाउंटिंग, पीछे पता होना चाहिए बिजनेस सेंस की चलता क्या है। अगेन, इस कंपनी के टोटल ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2 मिलियन। उसमें से क्या पूरे 2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर इशू हो गए? 3 लाख इशू हुए। और कितने मालिक हैं कंपनी के? अभी भी ऑथराइज है। अच्छा, सवाल आया ऑथराइज शेयर कैपिटल अलग है और एक्चुअल शेयर कैपिटल अलग है, क्या सवाल पूछा, मजा आ गया। जुआ कह रही है कि क्या ऑथराइज कैपिटल अलग है और एक्चुअल अलग है? यस, ऑथराइज है 2 मिलियन शेयर्स, एक्चुअल में इशू कितने हुए हैं? कोई बोले उस कंपनी ने कितने शेयर्स मार्केट में फेंक दिए? 3 लाख। कितने लोगों को? तो अब आपसे मैं पूछता हूं, बता दिया तो यहां गेम खत्म है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। कंपनी जो एंट्री बनाएगी, अकाउंटिंग एंट्री बनाएगी, 20 मिलियन की बनाएगी या तो यूं कहें 2 मिलियन शेयर्स की बनाएगी या 3 लाख शेयर्स की? पक्की बात है, ऑनलाइन वालों से भी पूछ लेते हैं। हाँ भाई जल्दी बता दो, जुआ सारे बच्चों, इलियास सारे बच्चों मुझे बताओ कंपनी एंट्री किसकी बनाएगी? जुआ कह रही है 3 लाख की, बाकी बताओ भाई जल्दी से, सबने बताना है। इलियास कह रहे हैं 3 लाख की, बाकी की क्यों नहीं बना रही? बाकी इशू ही नहीं हुए, तो किसको इशू की है? एंट्री तो उसकी बनेगी ना जो हुआ है असल में। बात समझ आ रही है? अथॉरिटी होना अलग बात है, एक्चुअल होना। तो हम ये आज कंक्लूड कर रहे हैं, ऑथराइज कैपिटल एक अलग चीज है, एक्चुअल कैपिटल एक अलग चीज है। वेरी गुड यार। चलें अब हम ये काम करते हैं, हम आगे आए, यही 2 बंदे थे। इस कंपनी ने एंट्री क्या बनाई पता है? सुनिएगा सुनिएगा, इस कंपनी ने कितने शेयर्स लोगों को दे दिए? अच्छा, जब मैं कह रहा हूं ना मेरे मुंह से ये निकल रहा है इस कंपनी ने, तो मतलब वो अलग है। इस कंपनी ने कितने शेयर दे दिए? अलग, इनफरादियत, सेपरेट आइडेंटिटी।
तभी तो तुम्हारे दिमाग में भी आया ना, अलग है अलग है अलग है, उसने कितने दिए उसने कितने दिए, यही कहना चाह रहा हूं। इस कंपनी ने 3 लाख शेयर लोगों को दे दिए। वो लोग कितने हैं? 2। एक शेयर कितने का दिया? तो इस कंपनी के पास कितने पैसे आए? तो यही तो मकसद था मेरे ख्याल से, यही मकसद था ना कि इन 2 लोगों को कितने पैसे डालने थे? 3 मिलियन। क्या 3 मिलियन डाल दिए इन लोगों ने? किसको दिए? दिए किसको? सही जवाब दो, दिए किसको? कंपनी को। इतनी मेहनत इसलिए की है कि अलग आइडेंटिटी सिखा सकूं। कोई पूछे इन दोनों ने किसको पैसे दिए? कंपनी को। ये कंपनी है किसकी? इन दोनों की। वापस से, ये पैसे दिए किसने? इन दोनों ने। किसको दिए? कंपनी है किसकी? अच्छा, अब ये पता है कंपनी क्या करेगी? एक लीगल कागज के ऊपर ये लिख के देगी कि मिस्टर ए हैज बीन गिवन 200,000 shares of ₹10 each। ये कागज का पन्ना किसके पास होगा? इसके पास। ये इस बात की गवाही दे रहा होगा कि ये बंदा इस कंपनी का शेयर होल्डर है। जो बचपन से नाम सुनते हो ना, ये बंदा इस कंपनी का, क्योंकि इस कंपनी का शेयर है इसके पास। क्या पूरा है? शेयर है। तो अब यूं सोचे ना, इस कंपनी ने इसको क्या इशू किए हैं? शेयर्स। कितने? 2 लाख। तो ये कंपनी का शेयर होल्डर है, एक हिस्सेदार है। बात समझ आई? अच्छा, इसको क्यों हिस्सेदार कह रहा हूं? दूसरा भी कोई है? यस। तो ये कागज का पन्ना एक एविडेंस होता है कि एक कंपनी है। एक कंपनी क्यों? क्योंकि उसकी अपनी पहचान है। एक कंपनी है जिसका ये एक शेयर होल्डर है। बात समझ आई? मालिक है, पर पूरा मालिक है या कुछ हद तक? कुछ हद तक। वेरी गुड। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या ये कह सकते हैं हम कि ये एक दूसरा कागज का पन्ना भी होगा? वो किसके लिए होगा? वेरी गुड। तो हमने कहा मिस्टर बी हैज बिन गिवन विथ कितने शेयर्स? 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, ये कागज का पन्ना किसके पास होगा? ये इसके पास होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं ये इसके पास सबूत होगा कि ये भी इस कंपनी का शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्ड करता है। इसको हम कहते हैं शेयर होल्डर। बात समझ आ रही है? तो ये पूरा सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अच्छा, चलें अगेन हम तो अकाउंटिंग पे वापस आते हैं ना। क्या इस कंपनी के पास पैसा आया? दिस इज अ फाइनेंस, दिस इज अ, पर फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ लोन है या फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल? ये देखिएगा, इस कंपनी की बैलेंस शीट में पता है क्या होगा? प्लीज सुनिएगा। कैश डाला होगा इन्होंने, वो कैश निकाल के बैंक में डाल देता हूं आसानी के लिए, सही है, ताकि पैसे कमा सकूं कुछ। हमने ये कहा बैंक में कितने पैसे दिखेंगे? 3 मिलियन। एग्रीड? और कैपिटल कितना? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये कंपनी के लगाए हुए पैसे हैं या कमाए हुए? लगाए हुए। कमाएंगे तो इसके बाद। बात समझ आती है? मतलब आई नो दिस वॉज अ बिट ट्रिकी, बट मैंने कोशिश की कि तुम्हारे लेवल से भी नीचे आके बता दूं। कॉन्सेप्ट समझ आता है फाइनेंसिंग का कि किस तरीके से ये कैपिटल की दुनिया में तुम पहुंचे हो। कंपनी अलग है, लोग अलग हैं। अकाउंटिंग किसकी होती है? कंपनी की। चलें अब एक और बात बताएं, टोटल इस कंपनी का जो इशूड शेयर्स हैं वो कितने हैं? इशूड शेयर्स, हाँ, इशूड शेयर्स, नॉट शेयर कैपिटल। शेयर्स कह रहा हूं, 3 लाख हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूं
कि इन दोनों को फैसला करना है। तो क्या आप ये बात बता सकते हैं मुझे, अगर मैं इसको उठा के थोड़ा सा नीचे ले जाऊं, 3 लाख शेयर्स हैं, तो आप मुझे बताएं इसके पास कितने हैं? 2 लाख। आप प्लीज 2 लाख को डिवाइड कर दें 3 लाख से, कितना आता है? यानी हम कहते हैं 67%। सही है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं 1 लाख को डिवाइड करूं कितने से? 3 लाख से, यह आ गया 33%। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल इशू हो चुका है, यानी जो शेयर इशू हो चुके हैं, उस इशूड कैपिटल के अंदर ये दोनों इतने इतने परसेंट के ओनर्स हैं? मेरे ख्याल से किसकी चलेगी? एक ही क्यों चलेगी? यानी आज मैं और वो बैठे हैं, डिसाइड करें भाई यार ये बिजनेस करना है या पैसे यहाँ डालना है, किसकी सुनी जाएगी? एक ही, क्योंकि उसके पास हिस्सा। अच्छा, दोनों के पास 50-50 होते, तो कानून इस तरीके से बनता है कि कोई भी डिसीजन कंपनी में होगा तो उसका होगा जो मेजॉरिटी है। तो क्या वो मालिक नहीं है? पर आप एक अल्फाज सिखाता हूं, वो कंट्रोलिंग ओनर नहीं है। कौन सा ओनर नहीं है? कंट्रोल किसके पास होता है? जिसके पास शेयर ज्यादा हो। शेयर ज्यादा मतलब परसेंटेज ज्यादा हो। अगर उसके पास 51% होता और उसके पास 49% होता, तब भी किसकी चलती? मेजॉरिटी विल विन। तभी तो आपने कभी मार्केट में सुना होगा कि यार इसने इस कंपनी का कंट्रोल हासिल कर लिया। ओ भाई, कंट्रोल हासिल करने का मतलब है 50% से ऊपर निकल गया। आज मुझे अगर किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बैठ गए, किसी को डिसाइड करना होता है ना, मैं 50% प्लस खरीद लेता हूँ। फ़ायदा क्या होता है मुझे? कंट्रोल आ जाता है। ऐसी की तैसी मैं बैठता हूँ, बोला हाँ भाई सबने सुना लिया अपना, अब ये फैसला है, कोई कुछ कर सकता है? क्यों? 50% से ज़्यादा है। तो जिसका कैपिटल ज़्यादा होगा वो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले बताओ, बात समझ आती है? कॉन्सेप्ट समझ आता है? अच्छा, अब होता क्या है? होता ये है कि खाली बस अब आखिरी कुछ कुछ लम्हात हैं और फिर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लोज हो जाएगा। इसको हम उठा के आगे लेके चलते हैं। मुझे बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि अब मैं ये जो मैंने पैसे लगाए हैं, अब इससे मैं कुछ कमाऊं? चलें, अब अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने अर्निंग की। पैसे कितने लगाए थे जल्दी बताएं? 3 मिलियन लगाए थे ना। प्लीज फोकस होकर सुनना, बड़ी आसानी से इधर सुनना। हमने कहा जो मैंने बैंक में पैसा रखा था ना, तो वो मैंने कितना रखा था? 3 मिलियन। अज्यूम करो कि मुझे 12% का उस पर सूद मिला। फ्री में तो नहीं रखवाऊंगा, सरप्लस पैसा है। कौन सा पैसा है? क्या लोन का पैसा है? अपना है? वेरी गुड, अपना पैसा। सुनिएगा, तो मैंने कहा इस पे इंटरेस्ट इनकम आ गई। कितने की? 3 मिलियन को 12% करें जल्दी, 3,60,000। अच्छा, जब मैं प्रॉफिट और लॉस बनाऊंगा तो उसमें मेरा प्रॉफिट कितना दिख रहा होगा? 3,60,000। जल्दी से मुझे बताओ ताकि हम कंक्लूड करें। बचपन में जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो ये प्रॉफिट कहाँ पे क्लब करते थे? नहीं, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल होता था, प्रॉफिट ऐड होता था, क्लोजिंग आता था। ऐसा है? वापस से, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल, सिर्फ तुम्हें रिकॉल कराने के लिए। ऑनलाइन में तो याद आ रहा है ना? ऐसे ही था ना? जल्दी बताओ, ऐसे ही था या नहीं था यार? तुम लोग ही करके आए हो, मैं क्यों बता रहा हूँ? जल्दी बताओ। ऐसा ही है ना? ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल का मतलब है साल के पिछले तक का पैसा जो मेरा है, फिर मैंने मजीद कुछ कमा लिया तो मेरा सरमाया बढ़ गया था। ऐसे ही था ना? आगे सुने। अब कंपनी के केस में वो कहता है, एक चीज मैं आपको सिखाता हूं, एक चीज मैं आपको सिखाता हूं। उसने कहा एसेट्स को रखा हुआ है हमने। जल्दी से मुझे बताते हो, बैंक बैलेंस जो मैं यहां लिखूंगा,
पैसे कितने डाले थे, तो ये बढ़ क्यों गए, इंटरेस्ट कमाया ना, तो बैलेंस शीट में कैश आ गया ना ज़्यादा बैंक में। चलें, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मेरा सरमाया, सही है, शेयर कैपिटल, वेरी गुड, कितना था, ये थे लगाए हुए पैसे, कौन से थे, लगाए हुए पैसे। अच्छा, फिर वो बोलता है जो आपने कमाया, कमाने को क्या अर्निंग कहते हैं हम लोग, वो कहता है कमाए हुए को अर्निंग कहते हो, तो उसका नाम रखो रिटेन अर्निंग। जो रिटेन की, कितने कमाए मैंने, तो कंपनी इस कॉन्सेप्ट पे चलती हैं कि आपकी बैलेंस शीट में ना, क्योंकि मैं तो एक एनालिस्ट हूं ना फर्म में भी, तो मुझे पता है कैसे देखना होता है बैलेंस शीट को। कोई इस बैलेंस शीट को देखे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सिखा रहा हूं, कोई इस बैलेंस शीट को देखे तो इस बैलेंस शीट को देख के क्या लग रहा है, इस कंपनी के पास पैसा कितना है, हाँ जी 3 लाख नहीं, इस कंपनी के पास पैसा कितना है 3.36 मिलियन, ऐसा ही है 3. कोई तुमसे पूछे क्या ये पूरा पैसा इस कंपनी का कमाया हुआ है, कितना लगाया हुआ है, कमाया हुआ कितना है, यस। तो सुनो, जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं ना, जिसमें आपने अकाउंटिंग सीखी थी, वो थी सोल प्रोप्राइटर की, वो किसकी थी, उसमें कैपिटल पूरा एक ही होता है, लगाए हुए हो कमाए हुए हो सब कैपिटल में जाता है। कंपनी के केस में वो बोलता है लगाए हुए पैसे को अलग रखो, कमाए हुए पैसे को, क्योंकि अगर तुम ये किसी को बेचोगे तो उसको पता होना चाहिए कि तुमने लगाए कितने थे आज तक, और ये जितना भी तुम्हारी कमाई ऊपर जाती रहेगी, तुम्हारी कंपनी की वैल्यू, क्योंकि तुमने जितने पैसे लगाए थे तुम उससे ऊपर निकल चुके हो। पहले बताओ बात समझ आती है? तो जल्दी से मेरे बच्चों ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, इस बैलेंस शीट को देख के क्या समझ आ रहा है, कॉन्सेप्चुअली बताओ, इस कंपनी के पास पैसे कितने हैं, 3 नहीं 3.36 मिलियन। तो क्या 3.36 मिलियन इन्होंने आज तक कमाए, कैसे पता लग रहा है, 3 मिलियन तो कैपिटल में दिख रहा है, बात समझ आ रही है, 3 मिलियन तो क्या दिख रहा है, और वो कौन से पैसे होते हैं, लगाए हुए पैसे। तो मुझे बताओ उससे ऊपर जो तुम बैंक में गए हो वो किस वजह से गए हो, कमाई की वजह से, तो वो कमाई कितनी है आज तक की, अच्छा अब तुम जल्दी से बताओ मुझे, अगले साल फिर कुछ कमाया अगर मैंने, तो क्या मेरा बैंक बैलेंस ऊपर जाएगा? अच्छा, जब मेरा बैंक बैलेंस ऊपर जाएगा तो मेरा कैपिटल ऊपर जाएगा या रिटेन अर्निंग? कमाए हुए पैसे अलग हैं, लगाए हुए पैसे। एक आखिरी चीज ताकि मेरे दिल की तसल्ली हो जाए, पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है, पक्की बात है, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, इतनी मेहनत की हमने इस पे। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ क्लियरिटी है, प्लीज लिख के बताओ क्लियर है। इलियास कह रहे हैं क्लियर है, जुआ कह रही हैं, बेदिया कह रही हैं सही है, ओके आगे 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 सारे बच्चे, सारे नवाज ताहिरा, ओके वेरी गुड यार, मजा आएगा। सुने, ये क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ इस कंपनी के मालिक कितने हैं? 2। उन्होंने आज तक कितना कमाया? 3.36 मिलियन। यही तो सीखना है, 3,60,000। जो हम पूछ रहे हैं उस पर जवाब देना है ना। कमाया कितना है, कितने लोगों ने? क्या वो 2 लोग इससे अलग हैं? यस, कंपनी अलग है, लोग। अब मैंने तुमसे पूछा, तुमने मुझे बता दिया, तो मजा आ जाएगा। जो 2 मालिक हैं उनको भी तो पैसे की नीड होगी ना। अगर उन्हें यहां से पैसे निकालने, तो बचपन में तुम उसे कहते थे ड्राइंग, अब तुम कहोगे डिविडेंड। अब तुम कहोगे, सुना ना, कि डिविडेंड दे दिया। हाँ, तो आप सुनिएगा, अब वो डिविडेंड कैपिटल से नहीं निकलता, रिटेन अर्निंग से निकलता है। बात समझ आ रही है? पक्की बात है। तो यानी 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 आप क्या करते थे बचपन में? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस, तुम कहते थे इतना मैं घर ले गया, तो भाई इनको भी तो घर लेके जाना है ना। पर SECP कह रहा है बेटा घर लेके जाना कमाई में से, वो जो लगे हुए हैं उसको अलग रखो। बात समझ आ रही है? क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है इस कंपनी का
कि ये एक लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड का मतलब है जितने पैसे लगाए हैं बस। कल को किसी ने केस किया इस कंपनी के ऊपर, मैं ओनर्स क्यों नहीं कह रहा, कंपनी अलग है, ओनर्स। और एक बंदे ने जिसने केस किया उसने इस कंपनी पे 4 मिलियन का दावा किया। कितने का? कि मुझे पैसे चाहिए। ये कंपनी सिर्फ लायबल इस हद तक है। इसलिए कॉन्सेप्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का। कंपनी लॉ में पढ़ोगे, कोई भी तुम्हें पढ़ाएगा तो यूं पिक हो जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि लिमिटेड, आप देखते हैं ना प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, पब्लिक लिमिटेड, कंपनी के आगे लिखा होता है। लिमिटेड का मतलब यह है बस जितना पैसा लगाया उतना डूब सकता है, उससे ज्यादा क्यों डूबेगा यार। तो ना ऐसा होता तो वो बोलता कि जाओ जितना पैसा लगाना लगाओ। इसलिए कॉन्सेप्ट है लिमिटेड का, लिमिटेड कंपनी, जितना पैसा लगाया उतना ही डूबेगा ना, लॉजिकल बात है। तो तभी तो कॉन्सेप्ट रखा कि बंदे को अलग रखो, कंपनी को। केस अगर होगा तो बंदों पे नहीं होगा, कंपनी बोलेगी सही है भाई जितना है ले लो, उससे ज्यादा मेरे पास, कंपनी की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी और कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी। बंदे मर गए, जिंदा है, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड थी। क्लियर है? पक्की बात है। ये तो लॉ का चैप्टर भी हो गया तुम्हारा तकरीबन, तो आराम से हो सकता है वो। खैर, शेयर कैपिटल प्लस रिटेन, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनो 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 वापस, इन दो लोगों ने जो कंपनी में पैसे लगाए ऐसे ही लगाए थे कमाने के लिए, और कमाई कहां जाती है? रिटेन अर्निंग में। डिविडेंड भी कहां से जाएगा? बात समझ आती है? अच्छा, ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक चीज समझ आ रही है कि जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं वो जब कंपनी को पैसा देते हैं, अब ये बड़ी अहम बात सिखा रहा हूं, अब कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना है। जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर इस केस में कितने हैं? वो शेयर होल्डर कंपनी को पैसा देते हैं, कंपनी अलग है ना, और वो कंपनी में लगाए गए पैसे कहलाते हैं। उस पर क्या कमाते हैं वो? प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाते हैं, वो प्रॉफिट इनको नहीं मिलता, जमा होता रहता है। कब तक? जब तक वो डिविडेंड ना देते हैं। डिविडेंड, तो आप मुझे बताएं, अगर शेयर होल्डर्स कंपनी को पैसा दे रहे हैं तो रिटर्न में क्या मांग रहे हैं? डिविडेंड। वापस से, शेयर होल्डर जो इस कंपनी को पैसा दे रहे हैं तो रिटर्न में क्या मांग रहे हैं? डिविडेंड मांग रहे हैं। पहले बताओ ऑनलाइन वालों और आप सब, यहां तक बात समझ आ रही है? पक्की बात है, डिविडेंड मांग रहे हैं। अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर, मेरी एक बड़ी पंच लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है डिविडेंड देना? नहीं, यही सिखाना था। कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन तब होती है जब उधार हो। क्या ये उधार है या सरमाया है? नहीं, देखें फिर से, अगर मैं कहूं कि मुझे आगे बिजनेस में पैसे चाहिए, रोक भी सकते हैं, 2 साल रोक सकते हैं, 3 साल रोक सकते हैं, ओनर ही है ना। लाजमी, देखो लाजमी क्या होता है? यू हैव एन ऑब्लिगेशन, कि देना है तो मतलब देना है। डिविडेंड लाजमी, तो यानी एक हम कहते हैं ना, अगर कंपनी को शेयर होल्डर पैसा दे रहा है तो क्या वो कंपनी की ऑब्लिगेशन है कि वो पैसे वापस करे? नहीं। तो क्या उस पे जो पैसे लगाए उस शेयर होल्डर ने, क्या उस पे रिटर्न देना लाजमी है? तो रिटर्न होता नहीं है, क्या होता है? डिपेंडिंग कि देंगे या नहीं देंगे। पर हाँ, अगर किसी से लोन ले लो तो क्या उधार वापस करना है? तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, ऑब्लिगेशन। तो हम लिखेंगे अपने पास, डिविडेंड is not an obligation, dividend is not mandatory, interest is an obligation and interest is mandatory. लिखो अपने पास, dividend is not an obligation, dividend is not mandatory. Dividend is not an obligation and is not mandatory. Interest is an obligation and is mandatory. दो बातें समझ आती हैं? मतलब अल्लाह का शुक्र है कि आज मैंने कोई 1.25 घंटा से बोला है, फाइनेंसिंग समझ आ रही है ना?
कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखो अगर मैं ये अज्यूम करके चलता है कि तुम्हें फाइनेंसिंग के कॉन्सेप्ट पता है तो अल्लाह ही हाफिज था। तुम्हें कभी ज़िंदगी में नहीं समझ आता कि क्या चल रहा है, पर तुम्हें लॉजिकल अब कनेक्ट हो गए, कानून के साथ भी, SECP के साथ भी, अकाउंट्स के साथ भी और डिविडेंड के साथ भी। चलें, जैसा आपने सिखाया कि हम तो बोरिंग कॉस्ट का चैप्टर कर रहे थे ना, कनेक्ट कर लेते हैं इसको ताकि हमारी जो ये मेहनत है आज की सक्सेस में कन्वर्ट हो जाए। आपको सवाल में लिख के देगा कि आप एक PP बना रहे हो, एसेट बना रहे हो ना, सवाल में लिख के देगा कि जो आप, शुक्रिया जी, अच्छा सुने, अब कहने का मतलब ये है कि आप एसेट बना रहे हैं, आपके पास एक बैलेंस है, सही है, लोन बैलेंस, वो कम होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया, फिर आपको पैसे की नीड होती तो आप रनिंग फाइनेंस में भागते थे, ऐसा है, हाँ या नहीं? रनिंग फाइनेंस एक फाइनेंस है ना कि पैसे आते हैं, लोन, नॉर्मल लोन भी एक क्या है, पैसे आते हैं। आज एक चीज़ नहीं सीखी, हो सकता है कि मैं इन दो शेयर होल्डर्स को कहूँ, मैं बात सुनिएगा अभी कनेक्ट कर दूंगा मैं, हो सकता है कि मैं इन दो शेयर होल्डर्स को बोलूं कि भाईजान मुझे और पैसे चाहिए। कौन कह रही है? कंपनी किससे मांग रही है? शेयर होल्डर्स से, ओनर्स से। तो शेयर होल्डर कह रहे हैं कि यार हमसे आप पैसे चाह रहे हैं, कंपनी ने बोला हाँ, कंपनी की मैनेजमेंट कह रही है हाँ सर आप ही की कंपनी है, प्लीज़ दे दें, हम लोन नहीं लेना चाह रहे। और तो इसको हम कहते हैं राइट इशू। क्या कहते हैं? यानी ये कंपनी के पास, अच्छा ये पहले बताओ, इस कंपनी के पास मेरे ख्याल से अभी भी 2 मिलियन शेयर्स थे ना ऑथराइज, अभी भी मुझे लगता है 17 लाख शेयर इशू करने की इस्तात है। कंपनी कह रही है कि हम 2 लाख शेयर और इशू कर रहे हैं, प्लीज़ पहले आप ही का राइट है कि आप तो मालिक है ना कंपनी के, आप पैसे दें। इसको हम कैसे, कौन सा इशू कहते हैं? राइट इशू। कि पहले एग्जिस्टिंग मालिकों को बोला जा रहा है कि भाई पैसे दे दो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, आप मुझे आवाम से लेके दे दें। अगर आप किसी और को हिस्सेदार बनाएंगे शेयर्स में तो आपकी ओनरशिप कम हो जाएगी, मुझे लगता है ओनरशिप क्या हो जाएगी, क्योंकि कंपनी के हिस्सेदार कंपनी में पैसे लगा रहे हैं ना। अच्छा वो भी कमाए हुए पैसे नहीं होंगे, लगाए हुए पैसे होंगे। पहले बताओ बात समझ आती है? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ बात समझ आती है? तो अब सुने, अगर मैंने ये शेयर होल्डर से पैसे लिए, एग्रीड, तो मेरा जो बैलेंस है उसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट, कैश क्रेडिट क्या करूंगा? शेयर कैपिटल, ये रहा, क्या क्रेडिट करूंगा? क्योंकि और पैसे लगाए गए हैं, और पैसे कंपनी के पास इक्विटी आ गई। अच्छा वैसे लोन लेते हो तो क्या एंट्री बनाते हो, जल्दी बताओ? कैश डेबिट और लोन। तो अब क्या वापस करने हैं पैसे या कंपनी के ही हैं? तो अब क्या एंट्री बनाएंगे? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, फिर लगाए गए पैसे। अच्छा अब तुम लोग जल्दी बताओगे मुझे, प्लीज सुनना प्लीज सुनना। अब जब तुम लोगों ने ये पैसे लगाए शेयर होल्डर से लिए, तो शेयर होल्डर ऐसे ही दे रहा है, इस पर डिविडेंड मांगेगा। वेरी गुड। जब डिविडेंड मांगेगा ना तो बच्चे पता है क्या समझते हैं कि ये एक कॉस्ट है, ये एक, वैसे आप क्या करते हो कि लोन लेते हो, उसके ऊपर रेट लगाते हो, एक बोरिंग कॉस्ट आती है, उसको क्या करते हो? कैपिटलाइज। उसको क्या करते हो? क्योंकि स्टैंडर्ड का नाम है बोरिंग कॉस्ट। स्टैंडर्ड का नाम क्या है? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये जो तुमने फाइनेंसिंग की है, अभी फाइनेंसिंग की है ना, किससे की है? शेयर होल्डर्स से। किससे की है? इसके ऊपर क्या कुछ पैसे देने ऊपर? यस। क्या नाम है उसका? डिविडेंड। क्या नाम है? वो कहता है डिविडेंड को तुम बोरिंग कॉस्ट तस्वुर नहीं करना। डिविडेंड को बोरिंग कॉस्ट तस्वुर इसलिए नहीं करना क्योंकि ये बोरिंग नहीं है, तो इसके ऊपर आने वाली अगर कोई डिविडेंड हुआ भी तो वो बोरिंग कॉस्ट नहीं है। तो पूरे कॉन्सेप्ट में पता सिखाना क्या था सिर्फ यहां तक लाने के लिए कि अगर कोई कंपनी राइट इशू करती है तो वो शेयर होल्डर से क्या ले रही है? पैसा। क्या पैसा फ्री में ले रही है या उस पर डिविडेंड देना होगा? होगा। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो वो कह रहा है इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो डिविडेंड दोगे ना ये कॉस्ट नहीं है, उनका अपना पैसा है, ड्राइंग है जो वो घर ले जाएंगे, तो इसको बोरिंग कॉस्ट का नाम
नहीं देना। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में जब आप अपनी स्टडी डेस्क खोल के देखेंगे वहां पे स्पेशली लिखा हुआ है कि डिविडेंड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बोरिंग कॉस्ट बिकॉज दिस इज नॉट अ बोरिंग। तो उसके ऊपर आने वाली कॉस्ट बोरिंग कॉस्ट नहीं है, वो तो उनके अपने पैसे हैं जो वो कमाई में से कहाँ ले जाएंगे, घर ले जाएंगे। पहले बताओ बात समझ आती है? ये इसलिए कॉन्सेप्ट बनाया गया है क्योंकि अगर आप इन शेयर होल्डर्स से ऑब्वियसली अगर ये एसेट ना भी होता तब भी वो अपने घर पैसे लेके जाते हैं ना, तो आप क्या ये कहेंगे ये इंक्रीमेंटल है? नहीं। तो ये एसेट होता या ना होता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये एसेट होता या ना होता, डिविडेंड तो वो वैसे भी घर लेके जाएगा ना, तो क्या हर डिविडेंड को बोरिंग कॉस्ट बोलोगे? नहीं। तो उसने कहा डिविडेंड बोरिंग कॉस्ट नहीं है। तो ये होशियारी नहीं करना कि इस पे जो पैसे लगाए शेयर होल्डर ने उस पर डिविडेंड दे रहे हो, तो वो डिविडेंड वो अपने घर लेके जा रहा है यार, वो बोरिंग कॉस्ट नहीं है। पहले बताओ दोनों कॉन्सेप्ट में फर्क समझ आता है? चलें एक सवाल, ये लोन नहीं है बल्कि शेयर होल्डर से लिया है इसलिए इसके ऊपर इसको कॉस्ट नहीं समझने, क्या ये सही कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सर ये लोन नहीं है, ये शेयर होल्डर से पैसे लिए हुए हैं तो इसलिए ये बोरिंग नहीं है, तो इसके ऊपर आने वाली जो भी डिविडेंड है वो बोरिंग कॉस्ट नहीं है। पहले बताओ कॉन्सेप्चुअली समझ आता है बात? पक्की बात है। ये देखें एक मिनट खाली इधर, ये पास्ट पेपर सिर्फ समझाने के लिए सुनिएगा। पास्ट पेपर में लिखा हुआ है जनवरी 1, 2023 टेक्सियो लिमिटेड कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग, बिलो इज द ब्रेकडाउन ऑफ पेमेंट्स। क्या हमें पेमेंट्स का पता है कि कब कब कौन कौन सी करनी है? अब या तो अपने पैसे से करोगे, या लोन लोगे, या शेयर होल्डर से ले लोगे। कितनी चीजें हो गई? 3। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? आगे, दीज पेमेंट्स वर फाइनेंस्ड थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस। पहले पैसे कब आए? लोन है, स्पेसिफिक है, जनरल है? स्पेसिफिक है क्योंकि रनिंग फाइनेंस नहीं लिखा हुआ ना, रनिंग फाइनेंस नहीं लिखा हुआ, ऐसा ही है। अच्छा इसके ऊपर कोई बोरिंग कॉस्ट आएगी? पक्का? कितने परसेंट की? वेरी गुड यार, 17% की आएगी। तो क्या ये कैपिटलाइज होगी? सब्जेक्ट टू एसेट पे काम शुरू हो चुका हो, इंटरप्शन पीरियड ना हो, वो सारी चीजें अपनी जगह। आगे देखो, राइट शेयर्स, और आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सपेक्टेड क्यों लिखा हुआ है? हो सकता है दें, हो सकता है चलो दे भी दें अगर, क्या ये बोरिंग कॉस्ट है? नहीं। पैसे कितने आएंगे इससे? 300 मिलियन। वेरी गुड। आप अब देखो अगस्त में कितने पैसे लिए? शॉर्ट टर्म लोन पेएबल इन जून। तो मुझे एक बात बताओ, इससे कितने पैसे आए? अब मुझे आप लोग सोच के बताएं, क्या इस सवाल में सरप्लस फंड्स का कॉन्सेप्ट है? यस, क्योंकि आप लोन ले रहे हैं तो सरप्लस भी आएगा, ऐसा है। अच्छा पैसे खर्च करते रहेंगे और जैसे ही वापस लोन लिया सरप्लस का बैलेंस, तो फिर याद रखना लोन भी बढ़ेगा। नहीं आई बात समझ? फिर लोन भी बढ़ेगा, पैसे आएंगे तो लोन भी बढ़ेगा। अच्छा फिर एक आखिरी बात ताकि मेरी तसल्ली हो जाए, अगर राइट इशू करोगे उससे भी तो सरप्लस आएगा। नहीं सुने, अगर लोन लो ये राइट इशू करोगे तो भी तो कैश आएगा, है या नहीं है? पर हाँ, पर वो कॉन्ट्रैक्टर को तो दोगे, बट इस पैसे पे अगर कोई इंटरेस्ट आएगा ना, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये बोरिंग नहीं है। तो क्या इस पैसे से कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं दे सकते? पर इसके ऊपर आने वाली अगर कोई बचत हुई है तो वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। पर ये तो नॉर्मल सी बात है ना, क्योंकि वो तो मेरे ही पैसे हैं ना भाई। देखो किसी शेयर होल्डर ने पैसे लगाए, क्या वो बोरिंग के पैसे हैं या अपने ही पैसे हैं? तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट की बचत होगी तो क्या वो एसेट की कॉस्ट से नेट होगी? नहीं, क्योंकि वो मेरे अपने पैसे हैं, वो बोरिंग के पैसे नहीं है। नेटिंग पता है कब होती है? जब पैसे बोरो किए गए हों, उस बोरिंग के ऊपर इंटरेस्ट की बचत हो, तो मैं कहता हूं इस पे इतना नुकसान हो रहा था, इतनी बचत हुई है। पर ये जो पैसे आए राइट इशू के, क्या ये बोरिंग है या अपने ही पैसे हैं? तो इसके ऊपर जो सेविंग होगी वो एसेट की कॉस्ट में नेट नहीं होगी, वो अभी देखते हैं करके। चलो आगे, बोले सरप्लस फंड्स जो हैं वो कितने पे इन्वेस्ट होते हैं? ओके, द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड, मतलब काम रुक सकता है। ओके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, हाउएवर substantial technical and administrative work was carried during
जुलाई। तो क्या अब मुझे एक बात बताएं, ये बोल रहा है कि काम जो है कंस्ट्रक्शन सस्पेंड की गई थी जुलाई से लेके 31 जुलाई। हाउएवर सब्सटेंशियल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क was carried during जुलाई 2023। नेसेसरी है फिर अननेसेसरी है? अरे क्यों, रीजन? बाकी काम चलता रहा था। वेरी गुड, बाकी काम चलता रहा था, तो आप इस पे कैपिटलाइजेशन रोकेंगे, चलाते रहेंगे? चलें आगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर 2023। अच्छा जी, बट ड्यू टू माइनर मॉडिफिकेशन इज वॉज नॉट अवेलेबल फॉर यूज अंटिल 31 दिसंबर। तो क्या ये डेप्रिशिएट होगी? नहीं, अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। पर देखो, जो फैक्ट्री बिल्डिंग की जो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन है वो कब तक चलेगी? 30 नवंबर तक। तो यूजुअली तो एसेट कंप्लीट हो गया, पर वो एसेट डेप्रिशिएट होना शुरू नहीं होगा। रीजन? क्योंकि अवेलेबल फॉर यूज नहीं हुआ था। पहले बताओ, यहां तक की कहानी क्लियर है? पक्की बात है। चलें अब एक चीज करते हैं, आप कैलकुलेटर रखेंगे अपने हाथ में जल्दी से, कैलकुलेटर रखेंगे अपने हाथ में जल्दी से। मैंने कहा रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ, बोल रहा है बोरिंग कॉस्ट बताओ जो कि कैपिटलाइज होगी किसमें? फैक्ट्री बिल्डिंग में। चलें इधर, मुझे बताएं आपने कंस्ट्रक्शन कब शुरू की है? वेरी गुड। आपने पहली फैब को पेमेंट करनी है कितने की? तो यार आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए ना? पैसे हैं? कब लिए? जनवरी को आ गए। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये करने के लिए, यहाँ पे मैंने लिखा कैश बैलेंस और यहाँ पे लोन बैलेंस। ऐसा ही है भाई। कैश बैलेंस हमारे पास जनवरी 2023 पे कितना है? 250 मिलियन। और लोन बैलेंस भी कितना है जनवरी में? ओके अच्छा मुझे बताओ पहली पेमेंट कब हो रही है? 1 फेब को। बस सही सही बताना है आप लोगों ने। मुझे बताओ कि इसके ऊपर मैं 10% का ये रहा इंटरेस्ट कितने महीने कमाऊंगा? 1 महीना। कितना आता है? 2.083। पक्की बात है? अच्छा जल्दी बताओ, क्या ये एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा? रीजन? क्योंकि वर्किंग स्टार्ट नहीं। अगर कमेंसमेंट स्टार्ट भी होगा तो एक्सपेंडिचर बाद में हो रहा है, जो पैसे जा रहे हैं आपके पास से। तो हमने कहा कि ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस में। अच्छा अलबत्ता इसी के ऊपर इंटरेस्ट कितना दे रहा हूँ मैं? 17%। तो 17% 1 महीने का कितना आता है? 3.55। ओनली 5, यानी ये कर लें। अच्छा ये भी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, क्योंकि उसने तो ये पूछा है ना कि बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालें। ऐसा है? तो ये तो कहानी हो गई, जो हमने किया वह सिंपल चल रहा है अभी तक। आगे फिर मैंने कहा कि सर आपने यहां से पैसे निकाले फेब 1 को 2023 पे, कितने पैसे निकाले जानी? 200 मिलियन। कितने बचे? वेरी गुड, 50 मिलियन। अच्छा फिर ये बैलेंस मेरे ख्याल से मुझे लगता है फिर यही आ गया, क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ, एग्जैक्ट चल रहा है। जो हमने सीखा हुआ है बिल्कुल कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आगे फिर हमने ये कहा कि सर इसके बाद पेमेंट कब हो रही है? 1 अप्रैल को। कितनी हो रही है? तो सर ये तो पैसे ही नहीं है मेरे पास, और रनिंग फाइनेंस भी नहीं है ऊपर। देख लेते हैं। अच्छा 1 अप्रैल से पहले
क्या जनवरी, फरवरी, मार्च है या नहीं है? आ रहा है ना? आपके सामने देखें, फेब में हो गया। अभी हम पहली फेब को खड़े हुए हैं कितने पैसे लेके? 50 मिलियन। अब मुझे अप्रैल में पैसे देने कितने? 350 देने, पर मेरे पास पैसे ही नहीं है। सर आ जाएंगे ना, बीच में किससे पैसे लिए हैं? राइट शेयर्स के पैसे लिए हैं। पहले बताओ कहानी समझ आ रही है कि राइट शेयर्स के पैसे लिए हैं? तो मुझे आप एक बात बताएं, मैं यहाँ पे इस 50 मिलियन पे इनकम कमाऊंगा कब तक? 1 महीना, 1 महीना, मार्च तक। फैब हो जाएगा ना? देखो आपकी बैलेंस चेंज होगा तो इनकम चेंज होगी ना। तो कहने का, समझाने का मतलब यह है आप लोगों को, क्या मैं पहली मार्च तक, पहली फैब के खड़ा हूं, पहली फैब से लेके जैसे ही मैं पहली मार्च तक आऊंगा, 1 महीना गुजार के मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसा है ना? तो बैलेंस जब बढ़ जाएगा मेरा, तो आप लोग मुझे समझाएं उस बैलेंस तक पहुंचने के लिए पहले मैं 1 महीने की इनकम बुक करूं ना, ताकि मैं अपने बैलेंस को 1 महीना आगे ले आऊं। क्लियर है? तो मैंने ये किया कि सर इसके ऊपर 1/12 कितना आता है? 416। जल्दी से बताओ इसको क्या मैं कैपिटलाइजेशन में नेट करूंगा? यस, बिल्कुल करूंगा, तभी हाईलाइट भी कर दिया मैंने इसको। अच्छा, एट द सेम टाइम क्या ये बैंक मुझे कहेगा कि भाई मुझे तो सूद दो ना इधर? ये कितना आता है जानी? 3.5। ये वही आ गया सेम। ये क्या होगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या कैपिटलाइज होगा? क्योंकि काम शुरू हो चुका है। सही है? चलें, अब मैंने कहा कि सर ये भी बारी आ गई, अब मैं कौन सी तारीख पे आ गया जल्दी बताओ? वेरी गुड सर, मार्च 1, 2023। किससे पैसे लिए मैंने? शेयर होल्डर्स से। अच्छा, क्या ये उधार है या अपने पैसे हैं? तो इस पे कोई उधार नहीं है ना, तो इसकी एंट्री क्या बनी होगी? सोच के बताओ जल्दी से। कैश डेबिट और शेयर कैपिटल, ये इक्विटी में गया होगा ना कि लायबिलिटी में। तो उस पर मुझे कोई सूद, तो ऊपर लिखा हुआ जो है डिविडेंड देना हो तो देगा, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो हमें इस पर कोई भी होशियारी नहीं करनी। तो हमने ये कहा कि सर मुझे शेयर होल्डर ने कितने पैसे दिए? 300 मिलियन। ये आता है 350। चलें जी। अच्छा, पर मुझे एक बात बताओ, ये दोनों को मैं आगे ले आया था, ये भी मार्च 1 पे आ गया था ना मेरे पास लोन का बैलेंस। ये अगर मैं मार्च 1 पे आ जाऊं, ये कितना पड़ा रहा अभी? 250। तो वो ये जो 300 मिलियन लिए हैं वो आपने इसमें ऐड क्यों नहीं किए लोन में? तो सर वो कैपिटल है, वो लोन नहीं है, तो वो इसको इफेक्ट नहीं करेगा। लोन अपना है, कैपिटल जो ट्रांजैक्शन हुई है वो शेयर होल्डर से हुई है। क्लैरिटी है? चलें, ऑनलाइन वालों पहले ये बता दो, और आप सब यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? मेरे ख्याल से शेयर्ड हिसाब किताब है, सीधा सीधा चल रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं चल रही है अब तक। क्लैरिटी है? आगे सुने। फिर मैंने कहा अब मुझे पेमेंट कब करनी है? कितने महीने बाद? 1 महीने बाद। मैं खाली यहाँ पे एक चीज करने लगा हूं, अगर आपने पिक कर ली ना तो मैं बोलूंगा गेम ही खत्म हो गई। वो तो हम करेंगे। $300 और 50 को मैंने अलग रखा। रीजन सुने, क्योंकि जो 50 है वो सरप्लस था जो कि लोन पे पड़ा हुआ था, अगर मैं बात समझा पाया। और 300 का जो सरप्लस है वो शेयर होल्डर्स से। मैं अल्लाह की कसम इनकम दोनों पे कमाऊंगा, क्योंकि जो भी सरप्लस है वो तो रखूंगा ना बैंक में। पर एक इवन दो एसेट की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो 300 मिलियन पे मुझे इनकम मिलेगी ना, वो एसेट की कॉस्ट में नेट नहीं होगी, क्योंकि वो बोरिंग नहीं है। तो उसी के ऊपर आने वाली बचत बोरिंग कॉस्ट की बचत भी नहीं है। एग्रीड? लाइक टू लाइक है ना? जब तुम खुद कह रहे हो कि वो बोरिंग नहीं है तो उसके ऊपर कोई कॉस्ट भी नहीं है, तो उसके ऊपर आने वाली जो सेविंग है वो बोरिंग कॉस्ट की बचत भी, क्या वो मेरी पर्सनल बचत है? हाँ या नहीं?
तो क्या वो पर्सनल बचत बचत नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। इसलिए मैं उसको इनकम के तौर पे तो रिकॉर्ड करूंगा, पर कैपिटलाइजेशन में नेटिंग नहीं करूंगा। पहले बताओ एक बेसिक फिनोमेना समझ आ रहा है? यहां पे इस सवाल में ये ट्रिक छुपाई थी एग्जामिनर ने कि सही है आपका बैलेंस कितना हो गया 350, पर 350 के दो ब्रेकअप है ना, एक 300 आपको किसने दिया है? शेयर होल्डर ने। यहां पे लिख दो, यहां पे साइड पे, ये कौन सा इशू है? राइट इशू से पैसा आया ही है। तो भाई अब आपके पास दो तरीके के सरप्लस हो गए, एक शेयर होल्डर का पैसा और एक बोरिंग का पैसा। कमाई किस पे होगी? दोनों पे। कमाई किस पे होगी? दोनों पे। बट जो एसेट की कॉस्ट में नेटिंग होगी वो किस बैलेंस पे होगी? बोरिंग वाले पे। तो जो बाकी है उस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मेरी अपनी इनकम कहानी यहां साइड में हो जाएगी। क्लैरिटी है? पक्की बात है। आई नो दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बट समझ आ रहा है ना? पहले तभी तो देखो ये इतनी लंबी करके तुम्हें पूरी फाइनेंसिंग सिखाई है, अदरवाइज तुम कभी गेज ही नहीं कर पाते कि दोनों में फर्क क्या है। तो अब बात समझ आ रही है कि नॉर्मल फाइनेंसिंग अलग है और शेयर होल्डर फाइनेंसिंग अलग है। चलें अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से कि सर मैं इसके ऊपर 10% कमाऊंगा, इसके ऊपर भी कितने महीने? अच्छा इसको यूं भी कर सकते थे कि पूरे 350 पे 10% निकालो फिर रेशियो में बांट दो, पर हमने कहा वो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, हर किसी को समझ नहीं आता। पर अगेन मिलेगा 350 पे इंटरेस्ट, 350 को 10% इंटू 1/12 करोगे आंसर सेम आएगा, पर उसमें अलग करने में खुआरी होती बिला वजह। हमने बैलेंस को अलग किया, दोनों पे इनकम बुक कर ली। सही है? जल्दी बताएं इस पे और इस पे क्या क्या आता है? 0.416 2.5। चलें आप मुझे खुद बताएंगे इस 2.5 को कहां लेके जाऊं? पक्का? और इसको क्या करें? नेट करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि सर आप सिर्फ इसको हाईलाइट कर दें, है ना, बाकी तो इनकम में जाएगा। क्लैरिटी है? पक्की बात है? चलें जी, अब हमने ये कहा कि सर ये मार्च से लेके अप्रैल तक ये तो बैंक कहेगा भाई तुम कुछ भी खेलते रहो, मेरा क्या जा रहा है, तुम मुझे जब तक वापस नहीं करते मेरा सूद चलता रहेगा। कितना आता है ये जानी? 3.5। क्या करें इसको? वेरी गुड यार, कैपिटलाइज करेंगे। क्लैरिटी है? पक्की बात है? अच्छा भी चलें, अब हमने कहा सितंबर में जाके मुझे फिर पैसे देने, कितने? 180 देने, ऐसा ही है ना? अच्छा पर सर एक मिनट होल्ड ऑन, यहाँ पे मुझे एक बात बताएं, ये तो अपनी वह समझने की बात है। हमने यहाँ पे पहले ये बताओ ना, अगले पैसे कब हैं? सितंबर में पे करने, ऐसा ही है? उससे पहले अगस्त आ रहा है, उससे पहले अगस्त आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यार मुझे पर्सनली ये लगता है हमने अप्रैल तक तो इसको इसलिए रोका था ना क्योंकि यहां पे मुझे पैसे पे करने थे कॉन्ट्रैक्टर को। कौन सी तारीख पे? अप्रैल 1, 2000। देखो कितने पे करने हैं, बैलेंस क्या हो गया? अच्छा ये बैलेंस कब हुआ है? अप्रैल 1, 2023 को। देख लो ये रहा, यही था ना? हम मार्च 1 से लेके एक महीना बुक किया तो अप्रैल में आ गए थे ना, तो अप्रैल का ये रहा। और यहां पे आके बैलेंस लोन का जल्दी बताओ कितना हो गया अप्रैल में? हाँ सेम है, ये सेम है। अब कोई इनकम आएगी? इनकम क्यों नहीं आएगी? बैलेंस ही खत्म हो गया। बात समझ आती है? अच्छा शेयर होल्डर का पैसा भी खत्म हो गया, ये रहा, शेयर होल्डर का लगाया पैसा भी खत्म हो गया ना। तो यानी कैपिटल जो है वो आ गया पैसा,
कैश जो था मैंने कॉन्ट्रैक्टर को देके एसेट पे लगा दिया, यानी मेरा सरमाया है बट वो एसेट्स में दिख रहा है, पर कैश एसेट में या कंस्ट्रक्टेड एसेट में? कैश तो खत्म हो गया ना, कंस्ट्रक्टेड एसेट में, यानी पैसे कॉन्ट्रैक्टर को दिए CWIP में आ गया। क्लैरिटी है, पक्की बात है। चलें अब मुझे बताएं इस अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन को कहां तक लेके जाऊं? आप लोगों ने मुझे बताना है, अगस्त तक लेके जाऊं, सितंबर तक? अगस्त तक जाएंगे, ठीक है, तुम्हें और पैसे मिले। चलें तो हमने कहा इसको अगर मैं आगे ड्रैग करूं तो यहां पे दो चीजें लिख रहा हूं मैं सर। पहला कौन सा बैलेंस जानी? कैश बैलेंस, और दूसरा हम कहां से शुरू हुए थे? एक सेकंड दीजिएगा बस, हम कहां से शुरू हुए थे? ये कितना है भाई? 0। और यहां पे भी आप मुझे बताएं कितना बैलेंस है? 250। प्लीज मुझे बताएं मैं कहां तक लेके जाऊं उसको? अगस्त तक। तो हमने कहा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स। कितने महीने पे कितना इंटरेस्ट है इसके ऊपर? 17% इंटू 4/12 कितना आता है? 14 पॉइंट। अच्छा, कैन यू गाइस प्लीज टेल मी कि ये जो है कैपिटलाइज होगा? एसेट पे काम चल रहा है, एसेट पे काम चल रहा है। चलें अब आप मुझे बताएं ये अप्रैल से लेके आप कहां तक आ गए? सही जी, आप ये कह सकते हैं कि जुलाई 31 तक। सही है। इस पे क्यों कुछ नहीं हुआ? इधर उधारी नहीं है ही नहीं सर। अच्छा, अब हमने कहा कि हमने फिर लोन लिया पर वो 19% पे, तो मैंने देखो यहां पे क्या किया, दूसरा लोन का खाता खोल लिया, इसका नाम क्या दिया? लोन 2। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, मैं यहां पे आया अगस्त 1, 2023 पे। कितने पैसे लिए हैं मैंने जानी? 340 मिलियन। जल्दी से मुझे बताना है क्या ये 340 बोरिंग के पैसे हैं? यस, ये तो इस पे जो भी बचत होगी क्या वो एसेट की कॉस्ट में नेट होगी? तो पहले क्यों नहीं हुई थी 300 पे? शेयर कैपिटल के पैसे थे, वो अपने पैसे थे, वो बोरिंग के पैसे नहीं थे। अच्छा चलें, अब यहां पे मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, अगस्त 1, 2023 कितना हो गया? 250। और इसी पे अगस्त पे यहां पे एक और बैलेंस आ गया है। अब मेरे पास 2 बोरिंग्स हैं और एक सरप्लस। ये 250 मिलियन तो चलता ही रहेगा ना जब तक रीपे नहीं कर देते। क्लैरिटी है ना? हाँ, इसका वेटेड एवरेज नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जनरल बोरिंग है, स्पेसिफिक है। देखें लॉजिकल बात है ना, जनरल में तो कहीं से भी पैसे निकालते हो ना, तो इसमें तो आपको पता है ना कि निकाल ही यहाँ से रहे हो, वो तो खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए इसका वेटेड एवरेज नहीं कर सकते। और वेटेड एवरेज के लिए आपको पूरे साल का सूट चाहिए होता है, वो कहाँ से निकालोगे? साल का एवरेज बैलेंस चाहिए होता है, वो कहाँ से निकालोगे? तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करोगे या सीधा सीधा चला दें? नहीं, 340 यहाँ से, तो इंटरेस्ट का एवरेज रेट कैसे निकालोगे? एवरेज रेट के लिए तुम्हें चाहिए क्या? पूरे साल का इंटरेस्ट, वो है तुम्हारे पास या तुम खुद निकाल रहे हो? वो बात समझ आ रही है? तो अगर चलो मैं तुम्हें हिंट भी देता हूँ, तुम कर भी लो ना, ये वापस से करोगे आंसर यही आ जाएगा। तो जब पूरे साल का इंटरेस्ट ही तुम्हें निकालना है तो वापस से उलट क्यों जाना? ये कह रहे हैं कि सर वेटेड एवरेज कर लेता हूँ, तो मैंने कहा वेटेड एवरेज करने के लिए तुम्हें एवरेज बैलेंस चाहिए और इंटरेस्ट चाहिए पूरे साल का, तो वो क्या पूरे साल का कैलकुलेट करके वापस से एवरेज निकाल के निकालोगे तो आंसर तो यही आ जाएगा। तो इसलिए हम सीधा सीधा चलाते हैं ना इसको। अगेन याद रखना, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट से किस में अप्लाई होता है? जनरल बोरिंग में। क्लैरिटी है? चलें अब आप मुझे एक बात बताएं जल्दी से, अब मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे कब देने हैं? सितंबर में। चलें तो इसको अगस्त का कितना महीना हो गया?
1 मंथ कितना आता है जल्दी बताएं? 2.83। जल्दी बताओ इसको क्या करें? वेरी गुड, कैपिटलाइजेशन में नेट करेंगे। अच्छा, इसका 17% इंटू 1/12 कितना आता है? 3.5। जल्दी बताओ इसको क्या करें? कैपिटलाइज करेंगे। पर सर एक और बोरिंग है, 19% पे ही है। $5.38। इसको क्या करें? टेक्निकली 2 बोरिंग कॉस्ट है, 1 सेविंग है। और ये सेविंग किस पे आ रही है? अपने पैसे पे आ रही है, लोन के पैसे पे? तो लोन के पैसे पे आ रही है तो सीधी सी बात है ना, तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूँ मैं, इसको कैपिटलाइज नेट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस बोरिंग से कॉस्ट बढ़ रही है उसी पे सेविंग कम हो रही है कॉस्ट। क्लियर है? अच्छा, अब आप मुझे बताएं कॉन्ट्रैक्टर को कितने पैसे दिए? 180 पहली सितंबर को। तो हमने कहा सितंबर 1 2023 पे 180 दे दिया। माइनस कर दूं यहाँ से, कितना आता है ये? 160। तो मैंने कहा ये सितंबर का बैलेंस आ गया मेरे ख्याल से। जल्दी बताओ सितंबर में यहाँ पे बैलेंस कितना रखूं और सितंबर में यहाँ पे बैलेंस कितना रखूं? लोन अपनी जगह, वो बैलेंस अपनी जगह। चलें अब इवेंट्स देखें। ये एसेट कंप्लीट कब हुआ है? तो मैं कैपिटलाइजेशन कब तक करूं? तो अच्छा, लोन खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, लोन चलता रहेगा, इंटरेस्ट चलता रहेगा। उसने मुझसे क्या पूछा है? सिर्फ कैपिटलाइज निकाल लो। बात समझ आ रही है? चलें, तो अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से, मैं इस सितंबर के बैलेंस को सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने, मैं दिसंबर की पंचायत क्यों नहीं कर रहा? मैं सर कैलकुलेट कर भी लूंगा तो मेरे किसी काम का नहीं है। बात समझ आ रही है? पक्की बात है? ऑनलाइन में लोग प्लीज बताओ, यहां तक क्लैरिटी है? मैं दिसंबर कर भी लूंगा तो मेरे किसी काम का नहीं है। क्यों बिलावज इतनी मेहनत करूं? क्योंकि वहां तक जाना ही नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं जल्दी से, इसके ऊपर मेरे बच्चों 10% सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने कितना आता है? एग्जैक्ट 4 आ रहा है। तो सर हमने इसको जल्दी से यहां पे कैपिटलाइजेशन में नेट कर दिया। अच्छा, फिर इसके ऊपर 17% इंटू 3/12। सर इसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। और सर इसके ऊपर 19% इंटू 16.15। सर इसको भी क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। एंड दिस इज हाउ इट इज डन। आगे आंसर। आज की क्लास में सीखा ये कि जब एक से ज़्यादा स्पेसिफिक बोरिंग होगी ना तो दूसरा भी कॉलम खोल देना बस, और लाइन से चलाते रहना। और राइट इशू में ख्याल रखना, वो कौन से पैसे होते हैं? अपने पैसे होते हैं। और अपने पैसे जो होते हैं उसके ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट होती है वो नेट नहीं होती। क्लैरिटी है? तो यहाँ पे इसकी समाप्ति होती है। आई होप मैंने इसका हक अदा किया, आपको कॉन्सेप्ट सारे दे दिए, प्रैक्टिस भी सारे पास पेपर्स की करा दी। अब इसका एक ग्रैंड क्विज रखूंगा जिसमें मैं आज तक के सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट करूंगा, जिसमें मैं आपसे ये भी पूछूंगा पीएनएल में क्या आएगा, बैलेंस शीट में क्या आएगा, और जो जिसके पूरे नंबर है या जिसके हाईएस्ट नंबर है उसको 500 रुपये मिलेंगे, ऐसे मेरी तरफ से। सही है? तो आपने उस तरीके से करना है कि भाई आप अचीव करें उसको। मतलब एक बेसिक इंसेंटिव है तुम लोगों के लिए यार, कि अच्छे से तैयारी करनी है। तो कब रखें इसका, कितना टाइम चाहिए? 2 दिन 3 दिन रिवाइज करने के लिए कितने चाहिए? नेक्स्ट फ्राइडे को रख लें। पक्की बात है? नेक्स्ट फ्राइडे को आपका ग्रैंड क्विज होगा किसका? बोरिंग कॉस्ट का। हम अगला चैप्टर शुरू कर लेंगे जब तक। क्लैरिटी है? पक्की बात है? ऑनलाइन में लोग प्लीज़ बताओ, क्लैरिटी है? डन है? जल्दी से। बस बेहतरीन है, बेहतरीन है। चलें, ओके। अच्छा, या तो मैं एक काम करता हूँ कि ये ख़त्म तो हो गया ऑफिशियली, एक क्लास और रखूँगा जिसमें वो कॉन्सेप्ट देता हूँ जो आज तक नहीं आए, एडिशनल।
ताकि हम वो कर लेते हैं जो आज तक नहीं है, तो उसमें एक दो चीज़ें और करके फिर हम क्लोज कर देंगे। सिर्फ एक क्लास इसकी रखते हैं, फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म, फिर हम अगले पे चल देंगे। पर रेस्ट अश्योर्ड जुम्मे को ग्रैंड क्विज है इसका। सही जी, चलें मिलते हैं जी अगली क्लास में। हाफिज़, ये PDF भेज देता हूँ मैं आपको ताकि आप कॉपी कर लें। चलें ओके। और क्विज आ जाएगा वो इसी पैटर्न पे आएगा कि ऑल टुगेदर आपके राइट इशू वगैरह भी उसके अंदर होगा। चलें, थैंक यू।